हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो एक बार मैं फिर हाजिर हूं देहरादून से हमारे सफ़र को आगे बढ़ाने के लिए। तो बच्चों, क्लास स्टार्ट होने से पहले मस्त होके बैठना, चौड़े होके बैठना, स्ट्रेस फ्री होके बैठना, क्योंकि एक बार फिर तुम्हारे भाई की क्लास है। तो बच्चों, इस क्लास की शुरुआत मैं जिस चीज से करने जा रहा हूं आप इमेजिन नहीं कर सकते। बच्चों, मैंने टाइम टेबल पर काम करना स्टार्ट कर दिया है और मैंने जो टाइम टेबल आपके लिए डिजाइन किया है उसमें इस तरीके से किया है कि आपको वीक में सिर्फ 5 आवर्स बॉटनी को देने पड़ेंगे। पूरे वीक में 5 आवर्स आपको बॉटनी को देने पड़ेंगे। अगर आप 5 आवर्स बॉटनी को दोगे, ये मैं क्लास 11th की बॉटनी की बात कर रहा हूं, तो मैं आपको 2 टाइम टेबल बनाऊंगा, एक क्लास 11th की बॉटनी और एक क्लास 12th की बॉटनी। क्लास की 12th की बॉटनी तो आप चल ही रहे हैं क्योंकि आपका बोर्ड भी है, बट आपको पूरे वीक में सिर्फ 5 घंटे बॉटनी के लगाने हैं क्लास 11th की। अगर आप 5 घंटे लगाएंगे तो आप बिना किसी प्रेशर के फरवरी तक पूरी की पूरी बॉटनी कवर कर लोगे और आपको पता भी नहीं चलेगा और आपको कोई प्रेशर भी नहीं होगा। देखिए, 2 तरीके होते हैं पढ़ने के। पहला बच्चा कहता है कि मैं पहले 12th करता हूं फिर मैं 11th करता हूं, लेकिन मैं आपको जो फॉर्मूला दूंगा उसमें आपको पता ही नहीं चलेगा कि बिना पेन लिए आपकी क्लास की 11th की बॉटनी खत्म हो जाएगी। अगर आप मुझसे इतने टाइम से टाइम टेबल मांग रहे हो और मैंने टाइम टेबल नहीं दिया, क्योंकि उसका एक रीजन होगा कि टाइम टेबल बनाना 15-20 या आधे घंटे का टाइम नहीं था, मुझे इसके लिए सोचना पड़ा 2 से 3 घंटे। तो मैं अब आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं कि कल लक्ष्य में टाइम टेबल आएगा, वरना मैं आपके बैच में कभी भी नहीं आऊंगा। ये मेरी लास्ट क्लास होगी आपके बैच में। ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं कि कल आपके पास टाइम टेबल आएगा। मैंने A4 शीट पे टाइम टेबल डिजाइन कर लिया है, अब मुझे उसके ऊपर आधे घंटे का लेक्चर रिकॉर्ड करना है। तो मैं शपथ लेता हूं कि कल अगर लक्ष्य बैच में टाइम टेबल नहीं आया तो मैं इस बैच में कभी नहीं आऊंगा, ये बैच मैं छोड़ दूंगा। ये मैं कसम खाता हूं, ये मेरे वर्ड्स हैं कि कल आपके बैच में टाइम टेबल आएगा। इतने कॉन्फिडेंस से मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मैंने इस टाइम टेबल पे काम कर लिया है। A4 शीट पे मैंने टाइम टेबल बना लिया है और अब मुझे बस वीडियो लेक्चर को रिकॉर्ड करना है। तो कल आपके बैच में टाइम टेबल आएगा, वरना मैं आपका आगे लेक्चर लेने नहीं आऊंगा और ना ही 11th का रिवीजन कराने आऊंगा। ये मेरे वर्ड्स हैं। दूसरी चीज और क्या बोलना था मुझे, हां, लास्ट वीक में आपके मॉलिक्यूलर बेसिस के रिवीजन लेक्चर नहीं आ पाए क्योंकि मेरा जो शेड्यूल था वो बहुत हेक्टिक था, मैं समय नहीं निकाल पाया। उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन इस वीक में भर भर के लेक्चर आएंगे और लास्ट वीक की जो लेक्चर नहीं आए हैं उसको कंपनसेट कर देंगे इस वीक में। देखिए, ये सीरीज मैंने स्टार्ट की थी, आपने नहीं कहा था स्टार्ट करने के लिए मुझे। मैं इसको खत्म करूंगा और इस वीक में आपको मैं 5 से 6 लेक्चर आपको रिवीजन लेक्चर दूंगा, ठीक। तीसरी चीज, आज इकोसिस्टम चैप्टर खत्म हो जाएगा, पिरामिड्स आपके खत्म हो जाएंगे। पिरामिड्स आपके खत्म हो जाएंगे, ठीक है, पिरामिड्स आपके खत्म हो जाएंगे और ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। तो इस चैप्टर को पिरामिड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 40 मिनट 35 मिनट लगा के शुरू के 2 लेक्चर का मस्त वाला एकदम रिवीजन देना चाहता हूं। क्या आप तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो आप यस सर लिख दीजिए, आप यस सर लिख दीजिए, फटाफट यस सर लिख दीजिए, फटाफट यस सर लिख दीजिए। जल्दी से आप सभी लोग यस सर लिख दीजिए फटाफट। और 35 मिनट तक तुम एक खो जाना,
मैं तुम्हें रिवीजन सागा में लेके जाऊंगा, ठीक है, और तुम डूब जाना, तुम्हें ऐसा फील होगा कि यार मतलब मजा आ गया मुझे पता है तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारे बिना बोले मुझे पता रहता है तुम्हें क्या चाहिए, आ जाओ फटाफट शुरू करते हैं आ जाओ। आराम आराम से बोलूंगा, मेरे गले में दर्द है, आज सुबह से क्लास ले रखी है, मेरे गले में दर्द है, आराम आराम से मैं बोलूंगा, ठीक है, आराम आराम से मैं आपको बोलूंगा। आइए स्टार्ट करते हैं फटाफट, आ जाइए। स्केल कहाँ गई मेरी, स्केल नहीं मिलती, छोटी सी स्केल थी, राली लगता है किसी ने। यस तो अभी स्कूल भी नहीं जाता है, तो फिर स्केल कहाँ गई, आ जाओ फटाफट आओ। इकोसिस्टम, प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बायोटिक बोला गया, लिविंग बोला गया। सॉइल, टेम्परेचर, रेनफॉल को एबायोटिक और नॉन लिविंग बोला गया। तो इनकी आपस में इंटरेक्शन और इनका एबायोटिक फैक्टर के साथ इंटरेक्शन, तो इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग कंपोनेंट एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। इनकी आपस में इंटरेक्शन और इनकी एबायोटिक फैक्टर के साथ इंटरेक्शन, इसको बोलते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट दो टाइप के हैं, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल में फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट। एक्वेटिक में पॉन्ड, लेक, रिवर, फ्रेश वाटर, वेटलैंड्स जहां पानी भरा हुआ होता है, मार्शी एरिया, एस्चुरीज जहां रिवर समुद्र में एंटर करती है, ओशियन जहां पानी में नमक है, मेरीन वाटर। इकोसिस्टम टर्म टेंसले, फादर ऑफ इकोसिस्टम इकोलॉजी ओडम। टाइप ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम, अगर पानी एक जगह रुका हुआ है जैसे कि पॉन्ड और लेक में होता है, लैंटिक। अगर पानी मूविंग है तो लोटिक। टाइप ऑफ इकोसिस्टम ऑन बेसिस ऑफ साइज, नैनो इकोसिस्टम मतलब सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर, क्योंकि इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। माइक्रो इकोसिस्टम पॉन्ड, थोड़ा और बड़ा फॉरेस्ट, सबसे बड़ा मेगा ओशियन। पहला स्लाइड। टाइप ऑफ इकोसिस्टम दो टाइप के हैं, एक आपको मैंने बोला नेचुरल और दूसरे को मैंने आपका बोला मैनमेड। मैनमेड मतलब जो हमारे द्वारा बनाया गया, जैसे गार्डन हो गया, आपका क्रॉप फील्ड हो गया, एग्रीकल्चर फील्ड हो गया, आपका एक्वेरियम हो गया। बट यहां पानी आप बदलोगे, यहां न्यूट्रिएंट आप बदलोगे, मतलब आप खुद यहां न्यूट्रिएंट ऐड करोगे, मतलब यहां पर सेल्फ रेगुलेटरी इकोसिस्टम नहीं है, यह आपके द्वारा कंट्रोल हो रहा है। लेकिन जंगल में, नदी में, समुद्र में किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि किसको क्या खाना है, यह सेल्फ सस्टेनेबल है, यह सेल्फ रेगुलेटरी सिस्टम है। कौन सा? आपका नेचुरल। इकोसिस्टम में सबसे पहले है स्ट्रक्चर। यहां पर देखिए P1 स्पीशीज, P2, P3, प्लांट की अलग अलग स्पीशीज आपको दिख रही हैं, एनिमल की अलग अलग स्पीशीज आपको दिख रही हैं। तो मतलब एक एरिया में आपको डिफरेंट स्पीशीज दिख रही हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म दिख रहे हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मैक्सिमम स्पीशीज की डाइवर्सिटी होती है, यहां बहुत सारी स्पीशीज मिलती है। डेजर्ट में डाइवर्सिटी कम है। स्ट्रेटिफिकेशन मतलब वर्टिकल लेयरिंग, एक लेक है जहां पर सरफेस पे लाइट ज्यादा आ रही है, बीच में लाइट कम आ रही है और लेक नीचे सबसे लाइट और कम आ रही है, तो यहां लेक आपकी डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड हो गई। वर्टिकल लेयरिंग, इसको बोलते हैं स्ट्रेटिफिकेशन। किसके बेसिस पर? लाइट की अवेलेबिलिटी के बेसिस पर। स्ट्रेटिफिकेशन, ये स्ट्रेटिफिकेशन ही है। यहां फॉरेस्ट में एग्जांपल देके बताया है कि ग्राउंड में, बॉटम में सबसे नीचे आपको ग्रास और हर्ब्स मिलेंगे, थोड़ा ऊपर आपको श्रब्स मिलेंगे और ट्री आपको अलग ही दिखेंगे, ट्री की पोजीशन आपकी ऊपर होगी। तो यहां आपका इस तरह का स्ट्रेटिफिकेशन होता है। उसके बाद आप आगे जाएंगे, थर्ड स्लाइड में आप जाएंगे तो आपका आएगा फंक्शन। फंक्शन पे आप देखिए प्रोडक्टिविटी, ठीक। तो अब आप देखिए प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट। मेरे पास एक लेक है, ठीक। इस लेक में एबायोटिक पार्ट क्या है? वाटर है, सॉइल है। सॉइल में इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक पार्ट दोनों है, जिसको मैं न्यूट्रिएंट्स बोल रहा हूं, ठीक। अब यहां से ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये न्यूट्रिएंट्स लिए प्लांट्स ने। प्लांट्स मतलब प्रोड्यूसर,
मतलब बायोटिक। इसको बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स। पानी में जो प्रोड्यूसर होते हैं उनको बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स, जिनमें डायटम, ग्रीन एल्गी, फ्लोटिंग एल्गी, सबमर्ज एल्गी या इस पॉन्ड के एजेस पे एल्गी आपको मिलेंगे। ठीक, इनऑर्गेनिक मैटर प्लांट से लिया, प्रोड्यूसर ने लिया, और उसके बाद इन्होंने फोटोसिंथेसिस किया। फोटोसिंथेसिस करके इन्होंने फूड बनाया, और इस प्रोसेस को हमने बोला प्रोडक्टिविटी। मतलब प्लांट्स ने न्यूट्रिएंट्स लिए, सनलाइट लिया और फूड बनाया, इसको हमने बोला प्रोडक्टिविटी। तो पहला हमारा हो गया। अब प्लांट्स को खाया एनिमल ने। एनिमल मतलब कंज्यूमर, कैसा है? बायोटिक। क्या बोलते हैं? जू प्लैंक्टन्स बोलते हैं। अब प्लांट का पार्ट डेड हो गया, एनिमल का पार्ट डेड हो गया, तो आपके पास क्या आया? फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन की क्या हुई? डेथ हो गई। तो क्या हो गया? डेड प्लांट एंड डेड एनिमल। इनके शरीर में क्या है? ऑर्गेनिक मैटर है। अब इनका ऑर्गेनिक मैटर का क्या होगा? ब्रेकडाउन होगा। किसके द्वारा होगा? डिकम्पोजर के द्वारा होगा। प्रोसेस को बोलेंगे डिकम्पोजिशन, और आपका बनेगा सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर। सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर आपका प्रोड्यूस हुआ, और ये सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर वापस से कहां पर आ गया? सॉइल में आ गया, और सॉइल से वापस कहां गया? प्लांट में गया। मतलब आपका रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट भी हो रहा है। डिकम्पोजर में फ्लैजलेट है, फंगस है, और आपका है बैक्टीरिया, और है आपका बैक्टीरिया। एनर्जी फ्लो, अगर सन के पास 1000 किलो जूल है तो फाइटोप्लैंक्टन के पास 1% आएगी, मतलब 10 किलो जूल। फाइटोप्लैंक्टन से जू प्लैंक्टन में 1 किलो जूल, फिर 0.1, फिर 0.01, और एनर्जी का लॉस होता रहा किस फॉर्म में? हीट की फॉर्म में। इसका मतलब यहां पर प्लांट से एनिमल पे गया, एनिमल का फिर आगे डेथ हुआ, उनका डिकम्पोजिशन हुआ, मतलब यहां पर एनर्जी फ्लो भी हो रहा है। प्लांट खाना बना रहे हैं, प्रोडक्टिविटी बोल रहा हूं। प्लांट एनिमल मर रहे हैं, उनका डिकम्पोजिशन हो रहा है। डिकम्पोज होने के बाद न्यूट्रिएंट सॉइल में आ गए, सॉइल से वापस प्लांट में गए, मतलब रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट हो रहा है। एक ट्रॉपिक लेवल से, ट्रॉपिक लेवल मतलब होता है पोजीशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो एक ट्रॉपिक लेवल से 10% एनर्जी आपकी ट्रांसफर होती है, और एनर्जी का जो फ्लो आप देख रहे हो वो यूनिडायरेक्शनल देख रहे हो, मतलब 10% लॉ जो है वो फॉलो हो रहा है। नेक्स्ट, इकोसिस्टम फंक्शन में नेक्स्ट है आपकी प्रोडक्टिविटी। बच्चों, प्रोडक्टिविटी में सबसे पहले है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जिसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। प्लांट फोटोसिंथेसिस करके कितना खाना बनाया, उस खाने को मैं किस किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूं? एनर्जी की फॉर्म में कर सकता हूं, और उसी को मैं एक्सप्रेस कर सकता हूं बायोमास। तो मतलब टोटल फूड, टोटल ऑर्गेनिक मैटर, टोटल बायोमास, टोटल एनर्जी फोटोसिंथेसिस करने के बाद जो प्लांट के पास अवेलेबल है उसको बोलते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब इसमें से कुछ एनर्जी खर्च हो गई होगी प्लांट की, क्या करने में खर्च हो गई होगी? रेस्पिरेशन करने में खर्च हो गई होगी। तो इसमें से कुछ एनर्जी, सम एनर्जी या फूड या ऑर्गेनिक मैटर या बायोमास यूटिलाइज इन रेस्पिरेशन, तो इसमें से रेस्पिरेशन वाली एनर्जी निकाल दो, क्योंकि भैया आपने इतनी सारी एनर्जी बनाई और उसमें से कुछ एनर्जी आपकी क्या हो गई? खर्च हो गई। तो आपने जीपीपी में से रेस्पिरेशन की एनर्जी निकाल दी, जो बचा वो है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो अब इसके पास है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी प्लांट के पास। अब ये यहां से जाएगी किसके पास? कंज्यूमर और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पास। तो ये एनपीपी कंज्यूमर यूज करेगा आपका, और ये एनपीपी ये एनर्जी यूज करके जो कंज्यूमर आपका ऑर्गेनिक मैटर बनाएगा या जो एनर्जी उसके अंदर आएगी उसको बोलते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी दो पार्ट में है, ग्रॉस और नेट। ग्रॉस मतलब टोटल, इसमें से वो निकाल दो जो रेस्पिरेशन में खर्च हुआ, तो बची नेट। नेट जाएगी नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पर। नेट वाली एनर्जी यूटिलाइज करेगा हेट्रोट्रॉप, और खुद ऑर्गेनिक मैटर जो वो गेन करेगा अपने शरीर में। मैंने पालक खाया, मैंने पालक पनीर खाया, पालक पनीर खाने के बाद मेरे शरीर में जो जान आई वो है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो ये आपको आ गया।
फैक्टर अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी, नंबर ऑफ प्लांट इन पर्टिकुलर एरिया। किसी एरिया में प्लांट अगर ज्यादा है तो वहां फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी ज्यादा होगी, प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी। टेरेस्ट्रियल में, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में डाइवर्सिटी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है। एक्वेटिक में जो कोरल रीफ होते हैं वहां पर डाइवर्सिटी ज्यादा होती है। ठीक। लीस्ट प्रोडक्टिव सिस्टम, डेजर्ट एंड ओशियन। ओशियन में नाइट्रोजन लिमिटिंग है, इसलिए यहां पर और नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी यहां कम है और लाइट की अवेलेबिलिटी कम है, इसलिए यहां पर आपकी प्रोडक्टिविटी कम होती है। जितने ज्यादा सॉइल में न्यूट्रिएंट्स होंगे प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी। टेम्परेचर और मॉइस्चर पे भी डिपेंड करती है। टोटल बायोस्फीयर में जो फूड की सिंथेसिस होती है वो 170 बिलियन टन है और उसमें से 55 जो है वो ओशियन की है, 55 बिलियन टन प्रोडक्टिविटी ओशियन में है और 115 जो प्रोडक्टिविटी है बिलियन टन वो आपकी टेरेस्ट्रियल में है। उसके बाद था आपका डिकम्पोजिशन, उसके बाद था आपका डिकम्पोजिशन। अब आप देखिए, प्लांट एनिमल मर गए, डेड प्लांट डेड एनिमल, क्या बोला? डेट्राइटस बोला। ठीक। अब इसके ऊपर फीड किया अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म को क्या बोला? डेट्रीवोरस बोला। जिसने डेड प्लांट डेड एनिमल के जो फ्रेगमेंट साइज थे वो बहुत बड़े थे। डेड प्लांट और डेड एनिमल के फ्रेगमेंट साइज बड़े थे, तो अब बड़े फ्रेगमेंट को छोटे फ्रेगमेंट में कन्वर्ट कर दिया डेट्रीवोरस ने, जिसका एग्जाम्पल अर्थवॉर्म है, जिसको मैं बोल रहा हूं फ्रेगमेंटेशन ऑफ डेट्राइटस। ठीक। ये रहा फ्रेगमेंटेड डेट्राइटस, जिसके अंदर आपके वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस आपके प्रेजेंट है। देखिए, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है, वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस प्रेजेंट है। तो यहां से ये जो रेड रेड है ये इनऑर्गेनिक वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस है, तो पानी के साथ ये सॉइल में नीचे वाली लेयर्स में चले गए। ठीक है, देखिए आप बी या सी या आर, ज्यादातर कहां गए? सी लेयर में और आर लेयर में चले गए। तो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट जो कि वाटर सॉल्युबल है वो आपके वॉश आउट हो गए विद वाटर और कलेक्टेड इन लोअर स्ट्रेटा इन द फॉर्म ऑफ अनअवेलेबल सॉल्ट। तो मतलब ये जो रेड कलर के जो इनऑर्गेनिक वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस हैं ये पानी के साथ नीचे आ गए, सॉइल की नीचे वाली लेयर में आ गए। इस प्रोसेस को आप कहते हैं लीचिंग, इसको आप बोलते हैं लीचिंग। अब बचा क्या? फ्रेगमेंटेड डेट्राइटस जो बचा लीचिंग के बाद। फ्रेगमेंटेड डेट्राइटस आफ्टर लीचिंग बचा, जिसमें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसके ऊपर ऐड करेंगे डिकम्पोजर और सैप्रोफिटिक। डिकम्पोजर में सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया हैं, आपके फंगस प्रेजेंट हैं। तो ये आपका हो गया। ठीक, ये आपका लेक्चर 1 था। आपको लेक्चर 1 समझ में आया तो यस लिखिए। अगर लेक्चर 1 समझ में आया तो आप यस लिखिए। अब मैं लेक्चर 2 का रिवीजन दूंगा। एकदम खोपड़े में आपको कभी लगेगा ही नहीं कि आपको लगेगा कि एकदम हमारी नजरों में घुसा हुआ है चैप्टर। यहां तक समझ में आया तो यस लिखिए। बस मेहनत करना यार, है ना? ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया। लेक्चर 2 का रिवीजन लीजिए। लेक्चर 2 का रिवीजन लिखिए, देखिएगा फटाफट देखिएगा। लेक्चर 2 का रिवीजन देखिएगा। चैट चल जा। चैट को क्या हो गया? चैटू, चैटू चल जा रहे चैट, अभी चलाते हैं। तुझे चलना भी होगा सुबह शाम तन्हाई में, आहें भरेगा हर दिल जो प्यार करेगा। चल गई चैट। ठीक है, आ जाइए, फटाफट आइएगा, पूरा का पूरा फोकस करना। देखिए, फ्रेगमेंटेड डेट्राइटस जो आपका है, जिसमें आपका कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड था, जिसमें आपका क्या था? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड था। ठीक। अब फ्रेगमेंटेड डेट्राइटस जिसमें आपका कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसके ऊपर बैक्टीरिया फंगस ऐड करेंगे। कौन सा प्रोसेस करेंगे? कैटाबॉलिज्म करेंगे। ठीक। तो अब इसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनका ब्रेकडाउन होगा।
तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड सबसे पहले ब्रेक डाउन करेंगे किसमें? सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड से सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड का बनना, इस प्रोसेस को बोलते हैं ह्यूमिफिकेशन। तो कोई आपसे पूछे ह्यूमिफिकेशन क्या है, तो बताना फ्रेगमेंटेड डेट्राइटस में जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका जब ब्रेकडाउन होगा तो वो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट होंगे, इसको बोलते हैं ह्यूमिफिकेशन। फिर बताना कि वो जो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो भी आगे जाके उसका भी काफी फ्रैक्शन किसमें कन्वर्ट हो सकता है? सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड से बना सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड और सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड से सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड का बनना, इसको बोलते हैं मिनरलाइजेशन। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड से सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड बना, ह्यूमिफिकेशन। सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड से सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड बना, मिनरलाइजेशन। अब ये जो प्रोसेस है फ्रेगमेंटेशन ऑफ डेट्राइटस, लीचिंग, ह्यूमिफिकेशन, मिनरलाइजेशन, ये साइमल्टेनियसली आपके चलते रहेंगे। ह्यूमिफिकेशन, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बना उसी को बोलते हैं ह्यूमस। अगर इसका और ज्यादा ब्रेकडाउन हो गया तो फिर आप इनऑर्गेनिक कंपाउंड में चले जाओगे, मतलब आपके पास ह्यूमस नहीं रहेगी। तो आपके पास ह्यूमस रहती है लेकिन कुछ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड में भी कन्वर्ट हो जाते हैं, बट बाकी जो कंपाउंड सिंपल ऑर्गेनिक फॉर्म में है उनको आप बोलेंगे ह्यूमस। डार्क कलर एमॉर्फस, एमॉर्फस वर्ड यूज करते हैं नॉन लिविंग के लिए। तो आपका जो ह्यूमस है वो कोई, आपका जो ह्यूमस है कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, ठीक है। इसलिए आपने क्या वर्ड यूज किया? एमॉर्फस। क्या वर्ड यूज किया? एमॉर्फस, ठीक। तो अगर मैं आपको बोला नॉन लिविंग के लिए वर्ड यूज किया एमॉर्फस, रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रेंट, मतलब इसके अंदर बहुत सारे क्या हैं? न्यूट्रेंट्स हैं। स्लाइटली एसिडिक है, हाईली रेजिस्टेंस टू अदर माइक्रोब्स। बच्चों ये जो ह्यूमस है इसका कॉम्पोजिशन क्या रहा होगा? इसका कॉम्पोजिशन सेलुलोज रहा होगा, लिग्निन रहा होगा, हेमीसेलुलोज रहा होगा, नाइट्रोजनस कंपाउंड रहा होगा। तो ये जो कंपाउंड होते हैं ये कंपाउंड हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाइजेस्ट नहीं कर सकता, हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको डिग्रेड नहीं कर सकता। तो ह्यूमस के अंदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उन ऑर्गेनिक कंपाउंड का डिकम्पोजिशन सारे बैक्टीरिया नहीं कर सकते। इसलिए ये जो ह्यूमस होती है ये हाईली रेजिस्टेंट होती है माइक्रोब्स के लिए, और इसका जो डिकम्पोजिशन होगा बहुत धीरे धीरे होगा, बहुत ही स्लो रेट पे ये धीरे धीरे आपकी डिग्रेड होगी, क्योंकि इसके अंदर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिनको हर बैक्टीरिया डिकम्पोज नहीं कर सकता। कोलाइडल, कोलाइडल का मतलब यह हुआ कि ह्यूमस में जो सॉइल पार्टिकल हैं, ह्यूमस में जो सॉइल पार्टिकल हैं उनके ऊपर मान लीजिए कैटायन है, उनके ऊपर मान लीजिए आपके कैटायन प्रेजेंट है। सॉइल है, सॉइल में मिनरल्स प्रेजेंट है। मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स में कोई ना कोई चार्ज होता है, मिनरल्स में कोई ना कोई चार्ज होता है, जिसकी वजह से सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं उनमें आपके कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज आ गए, कैटायन। तो सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं उनके अंदर कैटायन बाइंडिंग साइट है, मतलब उनके ऊपर सॉइल में कैटायन बाइंड है। और प्लांट की रूट में मान लीजिए कुछ एनायंस प्रेजेंट है, तो प्लांट की रूट में मान लीजिए कुछ एनायन प्रेजेंट है, तो प्लांट अगर सॉइल से कैटायन लेना चाहता है तो वो एनायन को रूट में ट्रांसफर कर देगा और कैटायन को ले लेगा। इसको बोलते हैं एनायन कैटायन एक्सचेंज। तो भैया कोलाइडल है, समझ में आ गया। रेजिस्टेंट वाला पार्ट भी तुम्हें समझ में आ गया है। उस दिन मैं देखा चैट में बच्चे लिख रहे थे, ये रेजिस्टेंस वाला पार्ट तुम्हें समझ में आ गया। स्लाइटली एसिडिक तुम्हें पता ही था, डार्क कलर तुम्हें पता था, एमॉर्फस आपको समझ में आ गया। तो ये आपको समझ में आ गया। फैक्टर अफेक्टिंग डिकम्पोजिशन, केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ डेट्राइटस। अगर आपके डेट्राइटस में रेजिन, टैनिन, सेलुलोज, लिग्निन का कॉम्पोजिशन है तो भैया यहां डिकम्पोजिशन रेट स्लो होगा। अगर आपके डेट्राइटस के अंदर प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, नाइट्रोजनस कंपाउंड प्रेजेंट है तो आपका डिकम्पोजिशन रेट फास्ट होगा। मतलब डेट्राइटस का क्या कॉम्पोजिशन है इस पर रेट ऑफ डिकम्पोजिशन डिपेंड करता है। दूसरा,
टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री टेम्परेचर डिकम्पोजिशन फास्ट होता है, इसलिए ट्रॉपिक रेन फॉरेस्ट में डिकम्पोजिशन फास्ट होता है, और जो टेम्परेट फॉरेस्ट होते हैं या आर्कटिक या एंटार्क्टिक रीजन होते हैं वहां पर टेम्परेचर कम है तो वहां डिकम्पोजिशन स्लो होता है। मॉइस्चर ज्यादा है तो डिकम्पोजिशन फास्ट है, एरिएशन है, ऑक्सीजन है, डिकम्पोजिशन फास्ट है। वार्म एंड मॉइस्ट कंडीशन है तो आपका डिकम्पोजिशन फास्ट है। लो टेम्परेचर या एनारोबिक कंडीशन है तो डिकम्पोजिशन स्लो है। टेम्परेचर एंड मॉइस्चर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं डिकम्पोजिशन के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एनर्जी फ्लो, टोटल लाइट है 100%, उसमें से 50%, लेस देन 50% लाइट ही है जो फोटोसिंथेसिस करने आती है, जिसको आप फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन बोलते हो। बाकी लाइट या तो क्लाउड के द्वारा रिफ्लेक्ट हो जाती है या फिर गैसेस के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है, और इस लाइट का भी 2 से 10% लाइट ही प्लांट यूज करता है खाना बनाने में, और जिस खाने को बोलते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो इस लाइट का भी 2 से 10% ही यूटिलाइजेशन होता है खाना बनाने में, जिसको आप बोलते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। एक्सेप्ट डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम। तो हाइड्रोथर्मल वेंट्स वो रीजन होते हैं जहां समुद्र में नीचे का पानी ज्वालामुखी से सर्कुलेट करता है, तो वाटर सर्कुलेट थ्रू वॉल्केनो, जिसकी वजह से उस वाटर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो बच्चों वहां पर तो लाइट आएगी नहीं, तो वहां जो बैक्टीरिया होते हैं वो कीमो ऑटोट्रॉप बैक्टीरिया होते हैं, वो केमिकल एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं, क्योंकि यहां पर सन सोर्स नहीं है एनर्जी का। इसको छोड़ के बाकी अल्टीमेट सोर्स एनर्जी का कौन है? सन है। जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड को लाइट एनर्जी यूटिलाइज होती है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड किसमें कन्वर्ट होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड में। मतलब लाइट एनर्जी सन की किसमें कन्वर्ट होती है? केमिकल एनर्जी ऑफ फूड में। तो प्लांट्स फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, जिसमें आपके पर्पल सल्फर बैक्टीरिया आ गए, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया आ गए, जो आपके फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं। फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। आप देखिए एनर्जी का फ्लो हो रहा है, तो एनर्जी कांट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो आपकी जो एनर्जी आई थी सन से वो लाइट एनर्जी थी, लेकिन प्लांट ने उसको किसमें कन्वर्ट किया? केमिकल एनर्जी ऑफ फूड में कन्वर्ट किया। इसलिए प्लांट कन्वर्टर्स होते हैं, इनको ट्रांसड्यूसर बोलते हैं। तो यहां पर एनर्जी प्लांट ने कन्वर्ट की केमिकल एनर्जी ऑफ फूड, वो एनर्जी ग्रास ऊपर पे गई, वो एनर्जी फ्रॉग में गई। तो इसको इन्होंने बोला फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। लेकिन सारी एनर्जी आगे नहीं जा रही, कुछ एनर्जी का लॉस हो रहा है हीट की फॉर्म में। तो अगर आपका एनर्जी हीट की फॉर्म में लॉस होगा तो इसकी वजह से डिसऑर्डरनेस क्रिएट होगी, जिसको आप एंट्रोपी बोल रहे हो। एनर्जी लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट डिस्टर्ब द यूनिवर्स, क्रिएट डिसऑर्डरनेस, जिसको आप एंट्रोपी बोल रहे हो। क्योंकि ये एनर्जी जो लॉस हुई ये सिस्टम में वर्क डन करने में यूटिलाइज नहीं हुई। जो एनर्जी लॉस हुई इसका सिस्टम में वर्क डन नहीं हुआ। तो भाई अगर इस तरीके से एनर्जी का लॉस होगा तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स में रेंडमनेस, डिस्टर्बेंस आपका क्रिएट होगा। इसको आपने सेकेंड लॉ बोला। तो इन्होंने कहा कि लाइट एनर्जी जो है, अगर आप इस एनर्जी को और जो एनर्जी इनके पास है, इस एनर्जी को आप मिला दोगे तो आपके पास टोटल एनर्जी आ जाएगी। मतलब एनर्जी अभी भी उतनी ही है, बस कुछ एनर्जी आपकी आगे ट्रॉपिक लेवल में गई, बाकी एनर्जी हीट की फॉर्म में क्या हो गई? लॉस हो गई। फूड चेन दो टाइप से है, एक है आपका ग्रेजिंग फूड चेन, दूसरा है आपका डेट्राइटस फूड चेन। यहां सोर्स ऑफ एनर्जी सन है, यहां पर सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो डेट्राइटस है। यहां फूड चेन डेट्राइटस से स्टार्ट होती है। यहां सन से प्रोड्यूसर, फिर ग्रास ऊपर ने खाया, फिर फ्रॉग ने खाया, फिर स्नेक ने खाया, फिर बर्ड ने खाया। ये है ट्रॉपिक लेवल। ये हर्बीवोरस है।
फ्रॉग पहली बार जो मीट खाया वो किसने खाया? फ्रॉग ने खाया। ये प्राइमरी कार्निवोरस, ये सेकेंडरी कार्निवोरस, ये टर्शरी कार्निवोरस। ये प्राइमरी कंज्यूमर, फ्रॉग सेकेंडरी कंज्यूमर, स्नेक टर्शरी कंज्यूमर, बर्ड क्वाटरनरी कंज्यूमर, और इसी को बोलते हैं टॉप कार्निवोरस। तो आप देखिए, अगर ट्रॉपिक लेवल का नंबर ज्यादा होगा तो फूड चेन की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि लास्ट तक जो एनर्जी पहुंचेगी वो बहुत कम पहुंचेगी। लास्ट ट्रॉपिक लेवल पोजीशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, लास्ट ट्रॉपिक लेवल पे एनर्जी बहुत कम आएगी। ठीक है, यहां देखिए, डेड प्लांट और डेड एनिमल, डेट्राइटस है, उसके ऊपर फीड किया डेट्रीवोरस, जिसको आप बोलते हैं अर्थवॉर्म। धीरे धीरे बोलूंगा, जिसको आप बोलते हैं अर्थवॉर्म। तो बच्चों, अर्थवॉर्म इसके ऊपर फीड किया या इसके ऊपर डिकम्पोजर फीड किए। अर्थवॉर्म को छोटी बढ़िया ने खाया, बुढ़िया बढ़िया नहीं, छोटी बर्ड ने खाया। इसको छोटी बर्ड ने खाया, सॉरी, इसको बड़ी बर्ड ने खाया। बड़ी बर्ड को बोलते हैं फैल्कन। क्या बोलते हैं? फैल्कन। ठीक, अब आप देखिए, ये जो अर्थवॉर्म है बेटा, इसको स्नेक भी तो खा सकता है। मतलब डेट्राइटस फूड चेन के मेंबर को ग्रेजिंग फूड चेन के मेंबर भी खा सकते हैं, अर्थवॉर्म को स्नेक भी खा सकता है। मतलब ये स्नेक के लिए प्रे का काम कर रहा है, ये शिकार है, ये प्रे का काम कर रहा है। किसके लिए? स्नेक के लिए प्रेम का काम प्रे का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? प्रे का काम कर रहा है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि इसके मेंबर का ग्रेजिंग फूड चेन के मेंबर से कोई ना कोई संबंध है, कोई ना कोई रिलेशन है। मतलब इसके मेंबर इसके लिए प्रे का काम करते हैं। तो मैं कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं मैं? कैन बी ईटन बाय मेंबर ऑफ GFC। ऑर्गेनिक कंपाउंड इन डेट्राइटस जो है वो एनर्जी का सोर्स है। अब आप टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम देखिए, अपने आसपास देखिए, कितने प्लांट्स हैं, कितने एनिमल हैं। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में ऑर्गेनिज्म का नंबर बहुत ज्यादा है, इसलिए टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में डेट्राइटस बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है। इसलिए डेट्राइटस फूड चेन एनर्जी का मेन फ्लो कराने का तरीका है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, क्योंकि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में इतने सारे ऑर्गेनिज्म हैं। आप देख लीजिए, आप अपने घर के आसपास देख लीजिए कितने पेड़ हैं, इनके पत्तियां गिर रही हैं, इनकी जो पत्तियां टहनियां गिर रही हैं, ये किसका काम कर रही हैं? डेट्राइटस का काम कर रही हैं। तो सोचो कितने पेड़ होंगे, कितने एनिमल होंगे। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो कराने का जो मेन तरीका है वो डेट्राइटस फूड चेन है। मेजर कंट्रीब्यूट फॉर एनर्जी, बहुत सारा डेट्राइटस प्रोड्यूस होता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, बहुत सारे डिकम्पोजर मिलते हैं। GFC और DFC आपस में इंटरलिंक्ड है। मेंबर ऑफ डेट्राइटस फूड चेन earthworm can act as a prey for the member of grazing food chain snake। और एक्वेटिक इकोसिस्टम में मेजर कंट्रीब्यूट जो करता है वो है आपका ग्रेजिंग फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन, मजा आ गया होगा, पूरा का पूरा फील आ रहा होगा एकदम अच्छे से। बर्ड ने कहा मैं सीड खाना चाहती हूं, तो बर्ड कैसी हो गई? बर्ड हो गई हर्बीवोरस। बर्ड ने कहा मैं इंसेक्ट खाना चाहती हूं, बर्ड हो गई कार्निवोरस। तो एक ऑर्गेनिज्म दो डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल पे आ सकता है। यहां पर बर्ड जो है वो हर्बीवोरस है, यहां पे बर्ड कार्निवोरस है। तो एक ऑर्गेनिज्म दो अलग अलग डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल पर भी आ सकता है। ह्यूमन हर्बीवोरस भी हो सकता है, ह्यूमन प्राइमरी कार्निवोरस भी हो सकता है, सेकेंडरी कार्निवोरस भी हो सकता है। ह्यूमन कुछ भी खा सकता है, प्लांट एनिमल दोनों खा सकता है। तो ह्यूमन आपका जो है वो आपका ओमनीवोरस है। कैसा है? ओमनीवोरस है। ये बेटा यहां देखिए मच्छरदानी है, देखिए ये है घास, ग्रास। ठीक है, आ जाओ। ग्रास, ग्रास को खाया ग्रास ऊपर ने ग्रास ऊपर के मजे आ गए। ठीक है, ग्रास ऊपर को फ्रॉग भी खा सकता है, ग्रास ऊपर को बर्ड भी खा सकता है। ठीक है, तो अब आप देखिए इस फ्रॉग को स्नेक भी खा सकता है और स्नेक बर्ड को भी खा सकता है। तो कल को अगर दुनिया में मेंढक खत्म हो गए, फ्रॉग चले गए, तो स्नेक भूखा नहीं मरेगा, वो बर्ड को खा के काम चलाएगा। किसको खा के काम चलाएगा? बर्ड को खा के काम चलाएगा। ग्रास को माउस भी खा सकता है, ग्रास ऊपर भी खा सकता है,
माउस को उल्लू भी खा सकता है, माउस को हॉक चिड़िया है वो भी खा सकती है, माउस को फॉक्स भी खा सकता है। तो आप देखिए कि एक ऑर्गेनिज्म के पास फूड की अवेलेबिलिटी है, आपके पास इतने सारे टेस्ट हैं, तो यहां पर जब बहुत सारी फूड चेन आपस में इंटरलिंक्ड होती है, जब बहुत सारी फूड चेन आपस में इंटरलिंक्ड होती है, तो उसको फूड वेब बोलते हैं। तो बच्चों यहां पर नो डिपेंडेंस ऑन पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड, किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर कोई उसको ये नहीं कहा गया है कि तुझे यही खाना है, वो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म खा सकता है। मतलब यहां फूड ऑप्शन है, फूड की चॉइस है, यहां स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो जब बहुत सारी फूड चेन आपस में इंटरलिंक करती है तो इसको आप फूड वेब बोलते हो। फाइटोप्लैंक्टन, ज़ूप्लैंक्टन, छोटी मछली, बड़ी मछली, ये ग्रेजिंग फूड चेन का एग्जाम्पल है। कब खत्म होगा? ह्यूमन हर्बीवोरस है अगर वो प्लांट को खाता है, ह्यूमन एनिमल को खाता है तो वो कार्निवोरस है। एक ऑर्गेनिज्म, वन ऑर्गेनिज्म कैन फीड ऑन ऑर्गेनिज्म ऑफ टू डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल। कार्निवोरस का ट्रॉपिक लेवल अलग है, ठीक है, एनिमल का ट्रॉपिक लेवल अलग है, प्लांट का ट्रॉपिक लेवल अलग है। तो एक ही ऑर्गेनिज्म दो अलग अलग ट्रॉपिक लेवल के लोगों को खा सकता है। स्टैंडिंग क्रॉप, एक एरिया में कितने प्लांट प्रेजेंट हैं, एक एरिया में कितने प्लांट हैं, कितना ऑर्गेनिक मैटर है, कितना बायोमास है, स्टैंडिंग क्रॉप। एक एरिया में कितना इनऑर्गेनिक एलिमेंट है, इसको बोलते हैं स्टैंडिंग स्टेट, और इसी को बोलते हैं स्टैंडिंग क्वालिटी। ये मैंने आपको डायरेक्ट लिख के दिया था, आधे लोग तो लेक्चर में वीडियो पॉज पॉज करके बार बार देख रहे थे, यार ये कहां बताया, अरे दीवाने बताया ही नहीं बेटा, ठीक है। तो ये आपको डायरेक्ट याद रखने हैं। मोलस्का, टैडपोल, मॉस्किटो लार्वा प्राइमरी कंज्यूमर है। टोड, स्पाइडर, लीजर, सेंटीपेड्स, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, थ्री इडियट्स, इंसेक्टिवोरस बर्ड, ये सेकेंडरी कंज्यूमर है। स्नेक, लार्ज फिश, टर्शरी कंज्यूमर है। टाइगर, लॉयन, टाइगर 3, ये टॉप कार्निवोरस है। तो बच्चों ये आपको अभी थैंक यू कहा, अभी तो लेक्चर शुरू होगा, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, पूरा का पूरा फील आपको आ गया होगा। तो अगर समझ में आया यहां तक, भाई मेरी बैंड बजी हुई है, मैंने सुबह से ना बहुत सारी ले रखी क्लास भाई साहब, ठीक है। तो मैं तुम्हें तुम्हें धीरे धीरे पढ़ाऊंगा। पिरामिड है, एक टॉपिक है प्यारा सा, उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ। ऐसा लग रहा है गले की घंटी है ना, ये निकल के ऐसे बाहर आ जाएगी अभी, मतलब हालत खराब हो रखी है। 4:37 हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं? 4:38 हो रहे हैं। कोशिश करूंगा 5:20 तक, 5:30 तक तो चैप्टर क्वालिटी के साथ खत्म कर दूं, 15 मिनट पहले मजे से। रिलैक्स गाइस, 2 चैप्टर बचेंगे, फिर एक चैप्टर इस वीक में खत्म हो जाएगा। थर्सडे और फ्राइडे में मेरी क्लास होगी, बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाएगा। बायोडाइवर्सिटी तो बहुत आसान है, डेटा ही डेटा है उसके अंदर तो, है ना। और अगले वीक में हम ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे। फिर हम आएंगे आपका, मैं और मैम लेकर आएंगे आपका खतरनाक रिवीजन क्लास 11th का, और कल मिलेगा तुम्हें टाइम टेबल, और कसम मैंने खाई है, ठीक है। आ जाओ। 5 महीने हो गए बोलते बोलते, टाइम टेबल अब दे देता हूं, ऐसा टाइम टेबल दूंगा मजा आ जाएगा। कल दूंगा खतरनाक वाला टाइम टेबल, जान खा दी है, कल टाइम टेबल मिलेगा तुम्हें, खतरनाक वाला टाइम टेबल मिलेगा। आ जाओ। और तुम्हें खुद जब तुम टाइम टेबल देखोगे तो तुम्हें खुद समझ में आएगा कि हाँ यार ये 15-20 मिनट का काम नहीं था, 15-20 मिनट का काम होता तो सर कब का दे देते, ठीक है। आ जाओ। आ जाओ, अरे दीवानो आ जाओ भाई। पिरामिड्स, तो अब तुम देखो, तुम्हें इकोसिस्टम बिल्कुल टिप्स पे आ गया होगा। कोई पॉइंट अगर तुम्हें क्लियर नहीं हुआ होगा पहले, तो वो अब अच्छी तरीके से तुम्हें क्लियर हो गया होगा। बोर्ड एग्जाम में आएगा क्या रेस्ट चैप्टर? भाई जो एनसीईआरटी में वही आएगा, जो एनसीईआरटी में नहीं है वो नहीं आएगा, ठीक है। बोर्ड का भी टाइम टेबल दे दूंगा, पहले आज सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं। डाल दीजिए सभी लोग हेडिंग, सभी लोग हेडिंग डाल दीजिए। इकोलॉजिकल, फॉन्ट साइज बड़ा रखना है ना, बाद में चैट में जान खा जाएंगे।
इकोलॉजिकल पिरामिड्स। सिर्फ हेडिंग हेडिंग में फॉन्ट साइज बड़ा नहीं रखना है, यस शुरू की एक दो लाइन में बड़ा नहीं रखना है, बाद में नहीं तो पकड़े जाएंगे। पूरे लेक्चर में फॉन्ट साइज बड़ा रखना नहीं तो ये पकड़ लेंगे बाद में। हाँ सही है, आ जाओ। ये है आपका इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड ध्यान से समझिएगा, पूरा का पूरा फोकस करना, अच्छे से पूरा का पूरा फोकस करना, ठीक है। इकोलॉजिकल पिरामिड ध्यान से समझना बच्चों। अगर मैं आपसे जनरली कहूं, ठीक है, जनरली मैं अगर आपसे कहूं, ध्यान से समझिएगा, जनरली मैं आपसे कहूं कि आपके डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। इकोलॉजिकल पिरामिड में क्या है, ध्यान से समझना, पूरा का पूरा फोकस करना अच्छे से, ठीक है। इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है, डेफिनेशन से उतना क्लियर नहीं होगा जितना मैं एग्जांपल से आपको क्लियर करूंगा। देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। जैसे आपके क्या हो गए, जैसे आपका हो गया, आपका प्लांट हो गया, ठीक, प्लांट आपका क्या हो गया, प्रोड्यूसर हो गया। क्या हो गया, प्रोड्यूसर हो गया, ठीक। ऐसे ही मैंने आपसे बात की, आपका एनिमल हो गया। एनिमल आपका कैसा हो गया, आपका हर्बीवोरस हो गया, या आपका क्या हो गया, कार्निवोरस हो गया। तो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कैन बी एक्सप्रेस, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, जैसे प्लांट प्रोड्यूसर हो गए, एनिमल हर्बीवोरस भी हो सकते हैं, कार्निवोरस भी हो सकते हैं, कैन बी एक्सप्रेस, कैन बी एक्सप्रेस in terms of number, biomass, energy by pyramids। देखिए जब आपने डेफिनेशन लिखी तो आपको कुछ समझ नहीं आया ठीक है, जब आपने ये लिखा तो देखने में तो खतरनाक लिखा, लेकिन इसका मतलब समझ नहीं आया कि ये लिखा क्या है। अब इसको समझाने के लिए देखिए, मैंने तो पहले ही कहा था कि आपको इसका मतलब समझ ही नहीं आएगा, मैंने आपसे पहले ही कहा था, ठीक है। अब इसको समझाने के लिए मैंने आपका अगली हेडिंग डाली, टाइप्स ऑफ पिरामिड। टाइप्स ऑफ पिरामिड अभी समझ में आएगा, पूरा समझ में आएगा। बस एक पिरामिड एक्सप्लेन करने दो एग्जांपल के साथ, फिर डेफिनेशन पूरी की पूरी समझ में आएगी, अभी नहीं समझ में आएगी। स्लो पॉइजन, मैंने कहा ना आराम से वेट करना, अभी देखना 5-10 मिनट के अंदर पूरा समझ में आएगा। पहला है आपका पिरामिड ऑफ नंबर। आप तो बस ये देखो भाई फॉन्ट साइज बड़ा है या नहीं है, समझा तो मैं दूंगा, समझा तो मैं दूंगा, ठीक है। आप बस फॉन्ट साइज पे नजर रखना, फॉन्ट साइज छोटा नहीं होना चाहिए। दूसरा है पिरामिड ऑफ बायोमास। तीसरा है, लिखने का टाइम भी देना है वरना बाद में गलियाएंगे चैट में, पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ एनर्जी यहां तक लिख लीजिए, फिर मैं आपको ये तीनों एक्सप्लेन करता हूं, फिर आपको डेफिनेशन समझ में आएगी। जैसे ही मैं ये एक्सप्लेन करूंगा आपको डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। आप इसको उतार लीजिए, फटाफट उतार लीजिए, देखना फिर एकदम पूरा एनसीईआरटी कवर करेंगे इसका, एकदम पूरा का पूरा।
जल्दी से उतार लीजिए, फटाफट उतार लीजिए। अभी मैंने आपको डेफिनेशन समझाई नहीं है, सिर्फ डेफिनेशन लिखाई है, अभी समझाऊंगा। तुम कहते हो फॉन्ट साइज छोटा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तुम्हें पता है तुम्हारे लिए क्या क्या प्लानिंग की हुई है? अभी जैसे ही सिलेबस हो जाएगा तो एक हफ्ते में 2 क्लास आएंगी। उन 2 क्लास में मैं बोर्ड के पेपर और बोर्ड में किस तरीके से लिखना है, सैंपल पेपर वगैरह सब लगा के तुम्हें बताऊंगा। पैराग्राफ पूरा का पूरा, ठीक है, पूरा का पूरा कैसे तुम्हें लिखना है। 2 क्लास तो मैं बोर्ड की लेने वाला हूं, ठीक है, 2 क्लास। और वैसे भी जो हमें ड्यूरेशन मिली थी वो मिड नवंबर तक सिलेबस खत्म करना था, हम तो अक्टूबर में खत्म कर देंगे सिलेबस, आपका अक्टूबर में खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मेरे को 2 हफ्ते बोर्ड की क्लास भी लेनी पड़ेगी तो मैं उसकी भी ले लूंगा, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पूरा का पूरा बेहतरीन तरीके से अक्टूबर में खत्म हो जाएगा। नवंबर के फर्स्ट वीक में मैं 3 क्लास ले लूंगा। 2 क्लास है मेरे पास, 1 क्लास में ले लूंगा किसी से, 3 क्लास मुझे मिल जाएगी। 3 क्लास में मैं 12th के कम से कम 50-60 क्वेश्चन बोर्ड लेवल के डिस्कस कर लूंगा, वह शॉर्ट आंसर भी डिस्कस कर लूंगा। तो भाई फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, बच्चे को लिखने का तरीका भी पता चल जाएगा कि भैया अगर डेफिनेशन आएगी तो कैसे लिखना है। समझ में आया? ये सब हमने प्लान किया हुआ है, बट हर चीज का एक समय होता है, ठीक है, हर चीज का एक समय होता है। याद रखना, जो मास्टर अच्छा पढ़ा सकता है वो कुछ भी कर सकता है, याद रखना, ठीक है। आ जाओ, आपने ये लिख लिया होगा, आ जाओ। तो ये आपने अच्छी तरीके से लिख लिया है, ठीक है, ये आपने अच्छी तरीके से लिख लिया है, ठीक। अब समझिए, सबसे पहले आप हेडिंग डालिए पिरामिड ऑफ नंबर। पिरामिड ऑफ नंबर, बच्चों पिरामिड ऑफ नंबर। अगर मैं आपसे जनरली कहूं, आप कोई पिरामिड देखते हो, अगर मैं आपसे कहूं कि आप कोई पिरामिड देखते हो, ये आपने मान लीजिए कोई पिरामिड देखा, ये आपको पिरामिड दिखा, ये आपको दिखा पिरामिड। तो जब आप पिरामिड देखते हो तो आपको जनरली पिरामिड का बेस, जनरली पिरामिड का बेस कैसा दिखता है? आपको ब्रॉड दिखता है, ठीक है, बेस ब्रॉड दिखता है। लेकिन पिरामिड का जो टॉप पोर्शन आपको दिखता है, टॉप, जिसको आप एपेक्स बोलते हो, वो आपको कैसा दिखता है? वो आपको पॉइंटेड दिखता है। तो जनरली आप कोई पिरामिड देखते हो, ठीक है, सिंग इज किंग, आप कोई पिरामिड देखते हो तो जनरली आपको पिरामिड में नीचे का जो पोर्शन है वो कैसा दिखता है? ब्रॉड दिखता है। और टॉप कैसा दिखता है? आपको पॉइंटेड दिखता है। अब मैं क्या करता हूं, मैंने, देखिए ध्यान से देखिएगा, देखिए आप गए, कहां गए? आप आप गए ग्रासलैंड इकोसिस्टम, जहां घास वगैरह है, ठीक है, आप गए ग्रासलैंड इकोसिस्टम। कहां गए? ग्रासलैंड इकोसिस्टम में। तो आपके सबसे नीचे क्या है? आपका ग्रास प्रेजेंट है। एक इकोसिस्टम है जिसका नाम है ग्रासलैंड, उसका नाम ही ग्रासलैंड है, उसमें सबसे ज्यादा ग्रास है। ग्रास को कौन खाया? ग्रास को खाया रैबिट, रैबिट को खाया फॉक्स, और फॉक्स को खाया लॉयन। सबसे ब्रॉड आपको ये दिखा, ये है आपका प्रोड्यूसर, ये है आपका, देखना अभी कैसे फील दूंगा, प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, ये है आपका सेकेंडरी कंज्यूमर, और ये है आपका टर्शरी कंज्यूमर। तो आप मुझे बताइए सबसे ज्यादा किसका नंबर है? सबसे ज्यादा जंगल में लायन मिलेंगे या फिर
ग्रास मिलेगा। बताइए सबसे ज्यादा नंबर किसका है, ग्रास का है या लायन का है? ए लिखना, सबसे ज्यादा नंबर किसका है, ग्रास का है या लायन का है? बता, सबसे ज्यादा नंबर किसका है? प्रोड्यूसर सबसे ज्यादा है, मोर इन नंबर, इसलिए ये आपका बेस ब्रॉड है। क्योंकि इसलिए आपका जो बेस है वो कैसा है, ब्रॉड है, क्योंकि इनका नंबर सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। और ऊपर ऊपर जो ये वाला पॉइंटेड है आपका एपेक्स और आपका टॉप, ये कैसा है, ये आपका पॉइंटेड है। तो आप देखिए जैसे जैसे, और लायन जो है आपके सबसे कम है, सबसे कम है इस फूड चेन में, इसका मतलब इसलिए इसका एरिया छोटा है, इसका एरिया बड़ा, कम बड़ा रैबिट, थोड़ा कम बड़ा फॉक्स, सबसे छोटा लायन। तो जैसे जैसे ये है आपका T1 ट्रॉपिक लेवल, ये है T2, ये है T3, ये है T4। तो बच्चों T1 क्या है, T1 आपका क्या है, ट्रॉपिक लेवल है। तो आपका T1 क्या है, ट्रॉपिक लेवल है। तो आप जो है लोअर ट्रॉपिक लेवल से, लोअर ट्रॉपिक लेवल से जब आप हायर ट्रॉपिक लेवल की तरफ जा रहे हो, जब आप हायर ट्रॉपिक लेवल की तरफ जा रहे हो, तो आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए कि नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं? नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं? नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिक्रीज हो रहे हैं। तो आप देखिए, आपने डिफरेंट टाइप के ट्रॉपिक लेवल को, डिफरेंट टाइप के नंबर को, डिफरेंट टाइप के ट्रॉपिक लेवल को, डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म को एक्सप्रेस किया इन टर्म्स ऑफ नंबर, कॉल्ड पिरामिड ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम। समझ में आया तो यस लिख। लैग 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 लैग। अब आवाज आ रही है, अब आवाज आ रही है। Am I audible to all of you? अब मेरी वॉइस क्लियर है? अगर मेरी वॉइस क्लियर है तो यस लिखिए, मेरी वॉइस क्लियर है तो यस लिखिए। हाँ, अब मेरी वॉइस क्लियर है, यस। तो मैं आपको क्या बोल रहा था, जैसे जैसे आप लोअर ट्रॉपिक लेवल से हायर ट्रॉपिक लेवल में जा रहे हैं तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिक्रीज हो रहे हैं, इसलिए आपका जो पिरामिड बना उसका नीचे वाला पोर्शन ब्रॉड है और ऊपर वाला जो पोर्शन है वो आपका टॉप है। तो ये ग्रासलैंड इकोसिस्टम में अगर कोई आपसे पूछे पिरामिड ऑफ नंबर कैसा होता है, तो आप कहेंगे अपराइट होता है, और इसी को आप बोलते हैं स्ट्रेट, इसी को आप बोलते हैं स्ट्रेट, इसी को आप बोलते हैं स्ट्रेट। तो ग्रास इकोसिस्टम में, ग्रासलैंड इकोसिस्टम के अंदर आपका पिरामिड ऑफ नंबर अपराइट होता है, स्ट्रेट होता है। तो डिफरेंट टाइप के ट्रॉपिक लेवल को, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म और ट्रॉपिक लेवल कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ नंबर, बायोमास, एनर्जी। नंबर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया और इसको हमने बोला पिरामिड ऑफ नंबर। यहां तक आपको समझ में आ गया? जल्दी से यस सर लिख दीजिए, फटाफट यस सर लिख दीजिए, जल्दी से यस सर लिख दीजिए। सारे लोग लाइन लगा दीजिए यस सर की, जल्दी से यस सर लगाइए, जल्दी से, जल्दी से यस सर लगाइए, फटाफट जल्दी से यस सर लगा दीजिए, फटाफट यस सर लगा दीजिए जल्दी से। रूप सुहाना लगता है, चांद पुराना लगता है, तेरे आगे ओ जानम, तू भी क्या चीज है, याई रे माए झूल का के नाचे रे। आ जाओ भाई आ जाओ अरे दीवाने आजा। अब देख, ये तूने कहां देखा, ये तूने ग्रासलैंड इकोसिस्टम में लिखा, ठीक है। ग्रासलैंड इकोसिस्टम के अंदर पिरामिड ऑफ नंबर कैसा है, अपराइट होता है,
ये तूने देखा ग्रासलैंड इकोसिस्टम के अंदर, ग्रासलैंड इकोसिस्टम के अंदर। अब तू पिरामिड ऑफ नंबर किसमें स्टडी करेगा? पिरामिड ऑफ नंबर तू स्टडी करेगा एक्वेटिक इकोसिस्टम में। कहां स्टडी करेगा? एक्वेटिक इकोसिस्टम में तू स्टडी करेगा, मतलब तू पॉन्ड में स्टडी करेगा। सेम पिरामिड ऑफ नंबर को तू एक्वेटिक इकोसिस्टम में स्टडी करेगा, पॉन्ड में स्टडी करेगा। आजा बेटा फटाफट आजा। अब मुझे बता कहां गया ट्रायंगल? बहुत मुश्किल से बना था भाई। पहले इसको ऐसे लिटा लो, फिर इसको खींच दो यहां से, ये खींच जाएगा। अब इसको ऐसे कर दो और जी ऐसे हो गया जी। फिर जी हमने क्या किया? फिर हमने जी ऐसे कर दिया, फिर हमने ऐसे कर दिया, फिर हमने ऐसे किया। तो अब नंबर बता रहा हूं, बायोमास नहीं बता रहा, बायोमास नहीं बता रहा, नंबर बता रहा हूं, ध्यान से समझना। तो पानी में फाइटोप्लैंक्टन्स का नंबर ज्यादा होगा, हा हा हा। इनको खाने वाले जू प्लैंक्टन्स का नंबर भी ज्यादा होगा। आधे तो ये सोच रहे हैं यार इसने अभी तक फॉन्ट साइज का साइज के इतना अच्छा मेंटेन कैसे कर लिया, अब तक तो ये छोटा छोटा लिख देता था। अरे दीवाने मेरा मन किया आज, ठीक है। ये देख फाइटोप्लैंक्टन जू प्लैंक्टन, मन इसलिए क्या क्योंकि तुम गाली देते हो, गलियाते हो, उसके पास डर लगता है तुमसे। स्मॉल फिश, और इसको खाया लार्ज फिश ने। तो अब आप देखिए, ये है ट्रॉपिक लेवल कौन सा है? T1, ये T2, ये T3, ये T4। तो आप देखिए फिश का नंबर कम है, लेस इन नंबर, इसका नंबर सबसे कम है, और इसका नंबर क्या है? मोर इन नंबर, इसलिए ये ब्रॉड है, ठीक है। और फाइटोप्लैंक्टन्स आपके क्या हैं? ये आपके हैं प्रोड्यूसर। तो मुझे बताइए पॉन्ड इकोसिस्टम के अंदर जो आपका पिरामिड ऑफ नंबर है, पॉन्ड इकोसिस्टम के अंदर जो आपका पिरामिड ऑफ नंबर है वो कैसा होगा? बताइए कैसा होगा? वो होगा आपका अपराइट और स्ट्रेट, अपराइट और स्ट्रेट। यहां तक समझ में आया तो यस लिख दीजिए, यहां तक आपका समझ में आया तो यस लिख दीजिए। तो आप देखिए आपका जो बेस है वो ब्रॉड है, दोनों पिरामिड में आपने देखा बेस ब्रॉड है, और आपका जो टॉप है, आपका जो एपेक्स है, वो आपका कैसा है? पॉइंटेड है। कैसा है? पॉइंटेड है, ठीक है, आपका पॉइंटेड है, ठीक है। आ जाओ, ये आपको समझ में आया? उतार लीजिए, जल्दी उतार लीजिए। उतार लीजिए, उतार लीजिए, सभी लोग उतार लीजिए, फिर इसके नीचे एक लाइन खींच दीजिए। तो पिरामिड ऑफ नंबर ग्रासलैंड इकोसिस्टम में कैसा है? अपराइट है। एक्वेटिक इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ नंबर कैसा है? अपराइट है। तीसरा लिखिएगा ट्री इकोसिस्टम, ट्री इकोसिस्टम, ठीक है, ट्री इकोसिस्टम, ट्री इकोसिस्टम। तो तीसरा लिखिएगा आप ट्री इकोसिस्टम, ये रहा आपका ट्री इकोसिस्टम। रुक जाओ, इसको अगले पे बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा, यहां जगह कम है। ट्री इकोसिस्टम यहां तक उतार लीजिए ताकि मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जा सकूं, नेक्स्ट स्लाइड पे जा सकूं, लिख लीजिए। अपराइट और स्ट्रेट ही क्यों है प्लीज? अरे दीवाने क्यों है वही तो बताया, तभी तो अपराइट लिखा। ऊपर लायन का नंबर सबसे कम है ना, तो ये कैसा हुआ?
अपराइट का मतलब क्या होता है, अपराइट स्टेट का मतलब क्या होता है, ऐसे वाले डायग्राम को अपराइट बोल रहे हैं, इस तरह वाले को अपराइट बोल रहे हैं। तो आप देखिए एक जगह पर ज्यादा क्या मिलेंगे, तेरे घर में अगर गार्डन है, उस गार्डन में ग्रास ज्यादा है या खरगोश ज्यादा है। अब ये तो है नहीं मोहल्ले के सारे खरगोश उठा के वहां पे ले आया हो कि सर 1,000 खरगोश है और घास है ही नहीं। अरे दीवाने तेरे घर में जो गार्डन है जिसमें 2-4 खरगोश कूद रहे हैं, तो खरगोश क्या है, हर्बीवोरस है। तो घास ज्यादा है या खरगोश ज्यादा है, खरगोश ज्यादा है। ठीक है। अब ये मत कहना सर अब रैबिट हो गया, मेरे घर में डॉगी तो है नहीं, अब मैं अब डॉगी ला के दूं, अब मैं डॉगी ला के दूं अब। ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब आप अगले में आइए, पिरामिड ऑफ नंबर। अब आप पिरामिड ऑफ नंबर किस में पढ़ेंगे, अब आप पढ़ेंगे पिरामिड ऑफ नंबर को ट्री इकोसिस्टम में पढ़ेंगे। कहां पढ़ेंगे, ट्री इकोसिस्टम में आप पिरामिड ऑफ नंबर पढ़ेंगे। ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ट्री इकोसिस्टम में आप देखिएगा, आपके पास एक पेड़ है। आप पिरामिड ऑफ नंबर ही पढ़ रहे हैं। पिरामिड ऑफ नंबर आपने किसमें पढ़ा, ग्रासलैंड इकोसिस्टम में पढ़ा, फिर पढ़ा इक्विटी इकोसिस्टम में। अब आप ट्री इकोसिस्टम पढ़ रहे हैं, और ट्री इकोसिस्टम में आप क्या पढ़ रहे हैं, आप पिरामिड ऑफ नंबर ही कंटिन्यू कर रहे हैं, पिरामिड ऑफ नंबर ही अभी पढ़ रहे हैं। और पिरामिड ऑफ नंबर में आप पढ़ेंगे ट्री इकोसिस्टम। अब आप देखिए, ट्री इकोसिस्टम, आपके पास एक पेड़ है, एक पेड़ पर बहुत सारी बर्ड्स हैं, और इन बर्ड्स पे फीड करने के लिए आपके बहुत सारे मैक्सिमम आपके पैरासाइट हैं। तो बताइए सबसे ज्यादा नंबर किसका हुआ, सबसे ज्यादा नंबर किसका हुआ, बताइए सबसे ज्यादा नंबर किसका हुआ, लेस इन नंबर, मोर इन नंबर, मोर इन नंबर। तो सबसे ज्यादा किसका हुआ, सबसे ज्यादा किसका हुआ। अब आप मेरे को बताइएगा कि सबसे ज्यादा किसका हुआ। देखिएगा, अब जब आप यहां पर इसको बनाएंगे, जब आप यहां पर इसको बनाएंगे, हाँ, तो अब आप देखिए, जरा ध्यान से देखिएगा, यहां पर जब आप बनाएंगे सबसे ज्यादा नंबर हुआ पैरासाइट का, किसका हुआ, सबसे ज्यादा नंबर हुआ आपका पैरासाइट का नंबर हुआ। देखिए जरा, तो ये आप इस तरह से करिए, ये आप इस तरह से करिए, तो पेड़ का नंबर सबसे कम है, तो यहां आप लिखिए ट्री। ट्री से ज्यादा किसका नंबर है, बर्ड्स का नंबर है, और बर्ड से ज्यादा किसका नंबर है, आपका पैरासाइट का नंबर है। तो आप यहां पर देख लीजिए, जैसे जैसे आपका यहां क्या है, ये आपका मोर इन नंबर है, ये आपका लेस इन नंबर है। बताइए ये अपराइट हुआ या इन्वर्टेड हुआ, ये अपराइट हुआ या इन्वर्टेड हुआ, बताइए ये आपका कैसा हुआ, ये आपका हो गया इन्वर्टेड। लिख लीजिए, ये आपका कैसा हो गया, ये आपका हो गया है इन्वर्टेड। फटाफट इसको लिख लीजिए, ये आपका हो गया है इन्वर्टेड, ये आपका हो गया है इन्वर्टेड। तो इसको आप फटाफट लिख लीजिएगा, लिख लीजिए इसको फटाफट। ट्री इकोसिस्टम में आपका कैसा हुआ, इन्वर्टेड हो गया। उसके बाद हम पिरामिड ऑफ नंबर पढ़ेंगे, ट्री इकोसिस्टम के अंदर ही पढ़ेंगे। हम पिरामिड ऑफ नंबर पढ़ेंगे आपका ट्री इकोसिस्टम के अंदर ही पढ़ेंगे। जल्दी से इसको लिख लीजिए, जल्दी से इसको लिख लीजिए, ये आपका हो गया है इन्वर्टेड। तो ट्री इकोसिस्टम में आपका हो गया है इन्वर्टेड। फिर आप यहां पर लाइन खींच दीजिए, ठीक है। फिर से आप यहां पर हेडिंग डाल दीजिए ट्री इकोसिस्टम, यहां पर फिर से आप डाल दीजिए ट्री इकोसिस्टम। अब आप देखिएगा, यहां पर आपका
ये है आपका ट्री, ये है यहां पर आपका है ट्री। देखिए ये है आपका ट्री, एक ट्री है। कितना ट्री है? एक ट्री है। इस ट्री पर आपकी बहुत सारी हर्बीवोरस बर्ड हैं। ठीक है, इस ट्री पर आपकी बहुत सारी क्या है? हर्बीवोरस बर्ड हैं, हर्बीवोरस बर्ड। और इसके ऊपर जो बड़ी बर्ड हैं जिनको मैं बोल रहा हूं हॉक, जिनको मैं क्या बोल रहा हूं? जिनको मैं आपका बोल रहा हूं हॉक। क्या बोल रहा हूं? जिनको मैं आपका बोल रहा हूं हॉक, वो भी चिड़िया ही हैं। ठीक है, तो इनके ऊपर आपका है हॉक। तो बच्चों ट्री के ऊपर कौन है? सबसे पहले है आपका ट्री, ट्री के ऊपर आपकी है हर्बीवोरस बर्ड। तो बताइए सबसे ज्यादा नंबर किसका हुआ? और हर्बीवोरस बर्ड के ऊपर जो बर्ड है उनका नंबर कम है, वो है आपका हॉक। तो आप देखिए ट्री कितना है? एक है। ठीक है, एक है। तो ट्री एक है, उस पे बहुत सारी बर्ड्स हैं और फिर है हॉक। तो सबसे ज्यादा नंबर किसका हुआ? मैक्सिमम इन नंबर, सबसे ज्यादा नंबर हुआ मैक्सिमम इन नंबर आपका हुआ हर्बीवोरस बर्ड। कौन सा हुआ? हर्बीवोरस बर्ड का नंबर सबसे ज्यादा हुआ। तो बताइए ये इन्वर्टेड है, स्ट्रेट है या स्पिंडल शेप है? बताइए इसका शेप कैसा है? इसका जो शेप है वो है आपका स्पिंडल शेप। क्या है आपका? स्पिंडल शेप। ये है आपका स्पिंडल शेप। लिख लीजिए, फटाफट लिख लीजिए, ये है आपका स्पिंडल शेप। फटाफट लिख लीजिए। फिर एक और लिखा है एनसीईआरटी में कि एक पेड़ है, पेड़ के ऊपर आपका बहुत सारे इंसेक्ट हैं, इंसेक्ट के ऊपर आपके बर्ड्स हैं और फिर उसके ऊपर आपके लार्ज बर्ड हैं। तो एक पेड़ है, पेड़ पर आपके बहुत सारे इंसेक्ट हैं। ये भी एक एग्जांपल देके बताया है, मैं बताता हूं वो भी। ये आप लिख लीजिए, फटाफट लिख लीजिए। वीडियो कॉल करेंगे यार, वीडियो कॉल करने से डर लगता है, पता नहीं कौन लुखा बैठा हो, क्या देगा टाइम टेबल दे दे दे, अभी दे अभी दे। अरे दीवाने, कल दूंगा ना, देखना जरा कितना खतरनाक दूंगा। और अगर फॉलो नहीं किया वो टाइम टेबल तो फिर देख लेना मुझसे, नहीं कुछ नहीं, मतलब कर लेना यार, है ना, प्लीज कर लेना। तुमको मैंने क्या अपना कभी एड्रेस बताया घर का? घर का एड्रेस, मकान नंबर बताया था तुम्हें? एग्जैक्ट लोकेशन, मैं मेरा घर का एड्रेस, एग्जैक्ट लोकेशन, मेरा घर का मकान नंबर एकदम एग्जैक्ट लिख लीजिए फटाफट। हाँ, अच्छा नहीं बताया, ठीक है, अभी ये चैप्टर खत्म हो जाएगा फिर बताता हूं। एग्जैक्ट लोकेशन बताऊंगा। कभी किसी को आना हो भूला भटका, मान लो कभी इधर हरिद्वार नहाने के लिए आया, कभी देहरादून घूमने के लिए आया, तो कभी आना हो तो बेटा आ जाना। खाना नहीं मिलेगा, पहले बता रहा हूं, नींबू पानी मिलेगा, नींबू पानी पिलाएंगे, एक फोटो भी क्लिक करेंगे। ठीक है, अभी देता हूं, अभी ये खत्म हो जाने तो फिर एग्जैक्ट एड्रेस दूंगा, लिख लेना सारे के सारे। कोई मान लीजिए यहां पर आया, घूमने के लिए आया, तो चलो सर से मिलते हुए चलते हैं, तो आ जाना बेटा। ठीक है, आ जाओ, जल्दी से लिख लीजिए, फटाफट लिख लीजिए। तो हमने पिरामिड ऑफ नंबर को कंप्लीट कर लिया है। अब आपको डेफिनेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसर हर्बीवोरस कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ नंबर। बस यहीं तक पढ़ो, ये मत पढ़ो, अभी ये मत पढ़ो, नंबर तक समझ में आ गया, नंबर तक समझ में आ गया, नंबर तक समझ में आ गया है। ठीक है, नंबर तक आपको समझ में आ गया है। अब यहां तक आपको समझ में आ गया। फिर एक क्वेश्चन और दिया है उसके अंदर, उसको भी देखिएगा। एक और दिया है, ये आपको समझ में आ गया।
ये आपको समझ में आ गया है। खाना मिलेगा, अरे खाना के खाने में क्या रखा है, इतने सारे लोग हैं, मान लो कोई भी आता रहेगा तो खाना बनाएंगे, समझ रहे हो ना, बच्चे को भी देखना है। खाना वाना नहीं मिलेगा, नींबू पानी मिलेगा, फोटो खिंचाएंगे। ठीक है, लिख लिया लिख लिया। ठीक, आ जाओ नोट डालो। एक क्वेश्चन है, नोट डालो किताब के अंदर। बोला है कि मान लीजिए आपके पास एक पेड़ है, एक ही पेड़ है, हाँ एक ही पेड़ है, ये लो, ये रहा मेरे पास एक पेड़ है। बोला कि इस पेड़ पे बहुत सारे इंसेक्ट हैं, इस पेड़ पे बहुत सारे क्या हैं, इंसेक्ट हैं। ठीक है, इस पेड़ पर बहुत सारे क्या हैं, इंसेक्ट हैं। इन पे बहुत सारे आपके क्या हैं, आपके इंसेक्ट हैं। ठीक है, और इन इंसेक्ट को खाने के लिए आपके पास काफी सारी क्या हैं, बर्ड्स हैं। इनको खाने के लिए आपके पास काफी सारी क्या है, आपके पास इनको खाने के लिए आपके पास स्मॉल बर्ड्स हैं। इनको खाने के लिए आपके पास स्मॉल बर्ड्स हैं। ठीक है, और इनको खाने के लिए आपके पास क्या है, आपके पास लार्ज बर्ड है। आपके पास क्या है, लार्ज साइज बर्ड है, लार्ज साइज बर्ड है। तो आपके पास एक ट्री है, आपके पास एक ट्री है, ट्री पे आपके बहुत सारे इंसेक्ट हैं, फिर आपके पास छोटी छोटी बर्ड हैं, फिर आपके पास लार्ज बर्ड हैं। तो बताइए सबसे ज्यादा आपके पास क्या है, सबसे ज्यादा आपके पास क्या है, इंसेक्ट है, मोर इन नंबर। तो अगर मैं नंबर के बेसिस पर आपसे बात करूं, सबसे ज्यादा नंबर किसका है, सबसे ज्यादा नंबर है आपका इंसेक्ट का। उसके बाद किसका नंबर है, उसके बाद है आपका स्मॉल बर्ड का नंबर है। उसके बाद किसका नंबर ज्यादा है, उसके बाद आपका लार्ज बर्ड का नंबर ज्यादा है। और सबसे कम क्या है, सबसे कम है आपका ट्री, सबसे कम है आपका ट्री। तो बताइए ये इन्वर्टेड हुआ या स्पिंडल हुआ, इन्वर्टेड हुआ या स्पिंडल हुआ, ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये आपका हुआ कैसा शेप हुआ, स्पिंडल शेप हुआ। कैसा हुआ, स्पिंडल शेप हुआ। तो ये किताब में आपको मिल जाएगा। तो एक पेड़ है जिसपे बहुत सारे इंसेक्ट हैं, इंसेक्ट से कम किसका है, स्मॉल बर्ड का नंबर है, और फिर है लार्ज बर्ड का नंबर। तो सबसे ज्यादा आपका क्या हुआ, एक पेड़ है, एक पेड़ पे बहुत सारे इंसेक्ट है। आप ऐसा देखिए ना, मैंने इसको लंबा बनाया, इसका मतलब इसके नंबर ज्यादा हैं। इसको मैंने थोड़ा छोटा बनाया, मतलब स्मॉल बर्ड्स के नंबर इंसेक्ट से कम है। फिर मैंने ये वाला डब्बा छोटा बनाया। जैसे जैसे मैं डब्बे का साइज छोटा करूंगा नंबर कम होंगे। सबसे बड़ा डब्बा मैंने ये बनाया, मतलब सबसे ज्यादा इंसेक्ट है। इसके बाद मैंने स्मॉल बर्ड्स का डब्बा थोड़ा छोटा बनाया, इसका मतलब बर्ड्स का नंबर इंसेक्ट से कम है। लार्ज बर्ड का डब्बा मैंने स्मॉल बर्ड के डब्बे से छोटा बनाया, इसका मतलब इसका नंबर और कम है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। पिरामिड ऑफ नंबर कंप्लीट हुआ, पिरामिड ऑफ नंबर कंप्लीट हुआ। तो आप यहां पर एक लाइन लिखिएगा, पिरामिड ऑफ नंबर अगर कोई पूछे कैसा होता है, पिरामिड ऑफ नंबर मोस्टली कैसे होते हैं, ज्यादातर कैसे होते हैं, ज्यादातर होते हैं आपके स्ट्रेट और अपराइट, बट ये इन्वर्टेड भी हो सकते हैं, बट इट कैन बी इन्वर्टेड और
स्पिंडल शेप। बट ये जनरली कैसे होंगे, अगर कोई पूछे जनरली कैसे होंगे, पिरामिड ऑफ नंबर अगर मैं बोलूं ऑलवेज स्ट्रेट, गलत हो गया। मोस्टली स्ट्रेट सही है। पिरामिड ऑफ नंबर ऑलवेज स्ट्रेट गलत हो गया। पिरामिड ऑफ नंबर मोस्टली स्ट्रेट ये सही है, बट इट कैन बी इन्वर्टेड और स्पिंडल शेप। नेक्स्ट है आपका दूसरा, पिरामिड ऑफ एनर्जी। बताइए पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा कैसा होगा? पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा कैसा होगा बताइए। एक ही पिरामिड है जो हमेशा अपराइट, कैसा होगा भाई? एनर्जी तो हमेशा एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में डिक्रीज ही होगी। एनर्जी तो एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में हमेशा डिक्रीज ही होगी। तो भैया एनर्जी तो हमेशा डिक्रीज ही होगी। तो पिरामिड ऑफ नंबर जो होगा आपका, पिरामिड ऑफ नंबर जो आपका होगा हमेशा स्ट्रेट और अपराइट होगा। क्योंकि आप देख लीजिए, आप देख लीजिए, ये है आपका ग्रास। ग्रास को खाया रैबिट ने, रैबिट को खाया फॉक्स ने, लायन ने। तो अगर ग्रास पे आपकी 1000 किलो जूल है तो बच्चों यहां पर आपकी 100 किलो जूल, यहां पर 10 किलो जूल, यहां पर 1 किलो जूल। तो एनर्जी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। एनर्जी डिक्रीज हो रही है। यहां पर सबसे मिनिमम एनर्जी है, इसलिए जो टॉप है वो पॉइंटेड है। ये ब्रॉड क्यों है? क्योंकि यहां एनर्जी सबसे ज्यादा है। तो मैंने एनर्जी के टर्म्स में लिखा। तो बच्चों एनर्जी के टर्म्स में वो कौन सा पिरामिड है जो हमेशा स्ट्रेट रहेगा? ऑलवेज अपराइट और स्ट्रेट, याद रखिएगा। इकलौता पिरामिड है पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ एनर्जी जो होता है वो आपका हमेशा अपराइट और स्ट्रेट रहता है, क्योंकि एनर्जी ऑलवेज डिक्रीजेस, ऑलवेज डिक्रीजेस फ्रॉम थक गया रे, वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर। कल को जब पास आउट होगे ना तो पॉजिटिविटी रखिएगा। बताइएगा कि हमारे सर ने हर चैप्टर में क्वालिटी मेंटेन करी, सेक्सुअल में भी करी, जेनेटिक्स में भी करी, माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर भी बोर्ड पे लिख के पढ़ाया, प्रॉपर नोट से पढ़ाया, स्ट्रेटेजी जो चैप्टर हट गया उसको भी नोट से पढ़ाया, इकोलॉजी इकोसिस्टम भी पूरे बेहतरीन नोट से पढ़ा रहे हैं और रिवीजन भी देते हैं। और जो 2 चैप्टर बचे हैं वो भी नोट से ही पढ़ाएंगे। तो याद रखिएगा, सब लोग आपके सिलेक्शन के लिए जान लगाए हुए हैं, सब लोग मेहनत कर रहे हैं। तो जब पास आउट होंगे तो पीडब्ल्यू का नाम हमेशा रोशन करिएगा, पीडब्ल्यू का परचम हमेशा बुलंद रहे, पीडब्ल्यू की हमेशा तारीफ करिएगा। यही चीज मेरे को आपसे चाहिए। मेहनत से पढ़ाया है, जान लगा के पढ़ाया है, यहां से नहीं दिल से पढ़ाया है। अभी तो मैं बोर्ड के लिए भी बहुत काम करने वाला हूं। एक बार सिलेबस तो हो जाए, बोर्ड के पेपर भी डिस्कस करूंगा 2 हफ्ते लाके, तो बोर्ड वालों की आत्मा को भी शांति मिलेगी। ठीक है, रिवीजन टेस्ट जो सीरीज है वो आपकी चलेगी, 11th का रिवीजन दूंगा। अभी तो हमें बहुत काम करना है। बस हमेशा पॉजिटिविटी स्प्रेड करिएगा। कोई पूछेगा किसने पढ़ाया, भाई इन टीचर ने हमें पढ़ाया, अच्छा पढ़ाया। पीडब्ल्यू का नाम रोशन करिएगा कि पीडब्ल्यू की सारी फैकल्टी ऑसम है। बस आप लोग सिलेक्शन दीजिएगा। ठीक है, बाकी लुक्खा बोलना एंड ऑल, दिस इज द पार्ट ऑफ टीचिंग। ठीक है, तो इसका कोई वो नहीं है, लुक्खा ये तो सब चलता रहता है यार, है ना, ये सब कुछ नहीं है। ठीक है, लुक्खा एंड ऑल ये सब तो नॉर्मल है यार, ये तो फनी में मजाक में बोल दिया, फॉन्ट साइज बड़ा करो छोटा करो, है ना, ये तो मजाक में हो गया। एक बार एक बच्ची को डांट दिया था मैंने जब मैं बैक्टीरियोफेज वाला एक्सपेरिमेंट पढ़ा रहा था। ये सब चीज़ें आई गई जाती है, ये सब माइंड नहीं करते। ठीक है, रह जाएगा अपना कंटेंट। ठीक है, वो तुम्हारे साथ रहेगा हमेशा। पिरामिड ऑफ एनर्जी आपका हो गया।
और अब आखिरी पिरामिड है आपका पिरामिड ऑफ बायोमास। ठीक है, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ बायोमास। आ जाओ। जिस दिन अपनी आखिरी क्लास होगी ना, उस दिन मैं अपनी पूरी फैमिली को लेकर आऊंगा, मम्मी पापा वाइफ छोटू सबको लेकर आऊंगा, तो मैं ब्लेसिंग देंगे। ठीक है, फिर पता नहीं कब मुलाकात हो। ठीक, आ जाओ। अब है आपका ट्री इकोसिस्टम हो गया, पिरामिड ऑफ नंबर हो गया, पिरामिड ऑफ एनर्जी हो गया, फिर है आपका लास्ट पिरामिड ऑफ बायोमास। तो आपने डाला था 1, ए डाला था, ए के बाद आपने 2 डाला था। ठीक है, 2 की जगह बी कर लीजिए। हाँ, ए के बाद आपने पढ़ा, क्या पढ़ा, बी पढ़ा, और बी के बाद आप पढ़ेंगे, बी के बाद पढ़ेंगे आप सी, बी के बाद आप पढ़ेंगे सी। तो हमने क्या पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा, हमने सबसे पहले पढ़ा पिरामिड ऑफ नंबर में ग्रासलैंड इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम पढ़ा हमने। ठीक है, पिरामिड ऑफ नंबर में। फिर हमने पिरामिड ऑफ नंबर में ट्री इकोसिस्टम पढ़ा, ट्री इकोसिस्टम में हमने 2 पढ़े। फिर हमने ये एक और पढ़ा पिरामिड ऑफ नंबर में। फिर हमने पिरामिड ऑफ एनर्जी पढ़ी, फिर हमने पिरामिड ऑफ एनर्जी करी। हाँ, बैक स्लाइड कर दिया, बैक स्लाइड कर दिया। अच्छा, मैं सामने आ गया था। सब ध्यान रखते हो। लिख लो लिख लो, उसको लिख लो। हमारे पास बायोमास ही है, 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। 10 मिनट के बाद तुम्हारी छुट्टी। नाचो, भंगड़ा पाओ। जल्दी जल्दी आराम करना। अरे बहुत एक्स्ट्रा क्लास, मतलब ज्यादा एक्स्ट्रा क्लास कहाँ लिए, क्या एक आधी बारी तो ली है मैंने। लिख लिया, लिख लिया, लिख लिया, तेरा नाम लिख दिया, तेरा नाम लिख दिया। जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा, तू हाँ कर या ना कर, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, तू है मेरा लुखा, तू है मेरी लुखी। हाँ भाई, जल्दी से डन, सब लोग लिख लीजिए, नहीं तो बैक स्लाइड वाले गाली आएंगे बाद में। जल्दी से लिख लीजिए। लिख लो, लिख लो। तो ये अब हम पढ़ेंगे ए बी एंड सी। आ जाइए, यू न रह। अब आप पढ़ेंगे ए बी सी, और अब आप पढ़ेंगे पिरामिड ऑफ बायोमास। अब आप पढ़ेंगे बेटा पिरामिड ऑफ बायोमास। ध्यान से देखिएगा, पिरामिड ऑफ बायोमास आप पढ़ेंगे, पिरामिड ऑफ बायोमास आप पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे पिरामिड ऑफ बायोमास, आप पढ़ेंगे ग्रासलैंड इकोसिस्टम के अंदर। ठीक, और उसके बाद आप पढ़ेंगे पिरामिड ऑफ बायोमास ट्री इकोसिस्टम के अंदर। ये लो, अब मुझे बताओ कैसे कैसे कटेंगे दिन, कैसे कटेंगी ना। गाना मत गा रुपेश, गाना मत गा, कोई फिर से मेल लिख देगा बॉटनी वाला गाना गा रहा था। गाना नहीं गाना। हाँ भैया, यहां देखो, अब मुझे बताओ बायोमास आपको देखना है। आपको क्या देखना है, बायोमास आपको देखना है, पूरा फोकस करना, बायोमास आपको देखना है। तो भैया जिनका नंबर इतना ज्यादा है, ग्रास का नंबर इतना ज्यादा है, ग्रास को खाया किसने, रैबिट ने, रैबिट को खाया फॉक्स ने, और यहां लायन, लायन का नंबर कम था, लायन का नंबर कम था। तो इसका जो मास है, जो आपका बायोमास है, इसका जो बायोमास है
वो सबसे ज्यादा है, इसका जो बायोमास है वो सबसे ज्यादा है। ठीक है, ये जो है आपका, इसका बायोमास जो है आपका सबसे ज्यादा है। तो इसका बायोमास, भाई जितना ग्रास होगा पूरे वहां पर, पूरे एरिया में जितना ज्यादा ग्रास होगा, जितना ज्यादा ग्रास होगा उसका बायोमास सबसे ज्यादा होगा। और यहां पर लायन का नंबर कम है, तो यहां पर जो बायोमास है वो आपका लेस है। तो बताइए पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ बायोमास जो है आपका, अगर मैं पूछूं ग्रासलैंड इकोसिस्टम में कैसा होगा, तो आप बोलेंगे अपराइट होगा और आप बोलेंगे स्ट्रेट होगा। अपराइट बोलेंगे और आप बोलेंगे अपराइट, या आप बोलेंगे कैसा होगा, स्ट्रेट होगा। कैसा होगा, स्ट्रेट होगा। हाँ, स्ट्रेट होगा। अब ट्री इकोसिस्टम में मुझे बताइए, ट्री इकोसिस्टम में आप मुझे बताइए, एक पेड़ का वजन ज्यादा होगा या पैरासाइट का वजन ज्यादा होगा? देखिए जरा, अब ट्री इकोसिस्टम आप देखिए, ट्री इकोसिस्टम देखिए, ये रहा आपका ट्री, ट्री पर थी आपकी बर्ड्स और बर्ड्स पे थे आपके पैरासाइट। तो आप बताइए, आपका ट्री तो एक ही था लेकिन फिर भी एक ट्री है, उसका बायोमास ज्यादा होगा। पैरासाइट आपके मैनी है। ठीक है, ये मैनी आपके नंबर में थे। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, मैनी इन नंबर, मैनी इन नंबर, वन इन नंबर, बायोमास की बात हो रही है, ये मैंने नंबर लिखा है। पैरासाइट के नंबर ज्यादा थे, आपने देखा था पैरासाइट के नंबर ज्यादा थे। अब ट्री एक है लेकिन इसका मास सबसे ज्यादा है, मास मैक्सिमम है, और पैरासाइट का जो मास है वो आपका मिनिमम है। तो बताइए कैसा हुआ, ये भी आपका अपराइट और स्ट्रेट हुआ। बच्चों ट्री इकोसिस्टम अगर नंबर में पूछें तो इन्वर्टेड है, ट्री इकोसिस्टम अगर नंबर में पूछें तो आपका इन्वर्टेड है। याद रखिएगा, अगर नंबर पूछा तो आप बोलेंगे इन्वर्टेड, और अगर आपसे बायोमास पूछा तो आप बोलेंगे अपराइट और स्ट्रेट। अपराइट और स्ट्रेट, आप बोलेंगे अपराइट और स्ट्रेट। लिख लीजिए, फटाफट लिख लीजिए। पानी खत्म हो गया, गर्म पानी से काम चलाना पड़ रहा है, गले की बैंड बजी हुई है, क्लासेस ज्यादा हो गई थी, तो इस वजह से तुम्हारी रिवीजन सीरीज नहीं आ पाई, लेकिन इस हफ्ते दूंगा। ला 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 ला। भाई कमेंट करके जरूर बताइएगा क्लास कैसी लगी। सभी लोग क्लास खत्म होने के बाद सारे लोग एक कमेंट जरूर करके बताइएगा क्लास कैसी लगी। रिवीजन दिया है भाई, पूरा इकोसिस्टम रिवाइज करवाया शुरू के आधे पौने घंटे में, पूरा का पूरा। अभी कहां छुट्टी, अभी रुक तो जा नसेड़। तो पिरामिड ऑफ बायोमास में आपने किस किस में पढ़ा? आपने ग्रासलैंड इकोसिस्टम पढ़ा, आपने ट्री इकोसिस्टम पढ़ा, और लास्ट पिरामिड ऑफ बायोमास के अंदर आप पढ़ेंगे पॉन्ड इकोसिस्टम। पॉन्ड इकोसिस्टम कौन सा इकोसिस्टम? पॉन्ड इकोसिस्टम। चलिए पॉन्ड इकोसिस्टम बनाते हैं हम, पॉन्ड इकोसिस्टम हम बनाते हैं। घूम जा, बेइज्जती मत करा देना। घूम गया घूम गया घूम गया
अब देखिएगा आप, आ जाइए, हम बायोमास पढ़ रहे हैं। फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन, छोटी मछली, बड़ी मछली, फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन, स्मॉल फिश, और ये है आपका लार्ज फिश। तो सबसे ज्यादा बायोमास किसका है? मैक्सिमम बायोमास लार्ज फिशेस का है, और फाइटोप्लैंक्टन्स का आपका मिनिमम बायोमास है। मिनिमम बायोमास है। आ जाइए, तो अगर पॉन्ड इकोसिस्टम आपसे पूछूं और मैं आपसे कहूं कि बताइए, नंबर बताइए, नंबर आप बताइए, ये है नंबर और ये है आपका बायोमास। तो पॉन्ड इकोसिस्टम याद करिए, पॉन्ड इकोसिस्टम नंबर में कैसा था? नंबर में था ये अपराइट और स्ट्रेट, और यहां कैसा है? इन्वर्टेड। अभी एक्सप्लेन करूंगा, पहले एक बताओ, क्या मैंने यहां पे लिखा था? हाँ, ऑलवेज लिखा था। ठीक है, तो आप बताइए पॉन्ड इकोसिस्टम आपका कैसा है? पॉन्ड इकोसिस्टम आपका कैसा है? पॉन्ड इकोसिस्टम भी मोस्टली अपराइट होता है। पॉन्ड इकोसिस्टम जो होते हैं वो मोस्टली कैसे, सॉरी, पिरामिड ऑफ बायोमास जो होता है वो कैसा होता है? पिरामिड ऑफ बायोमास जो है आपका, अगर मैं आपसे कहूं कि पिरामिड ऑफ बायोमास आपका कैसा है, तो आप कहेंगे मोस्टली अपराइट और स्ट्रेट, मोस्टली बट नॉट ऑलवेज, बट कैन बी इन्वर्टेड। एक ही पिरामिड है जो हमेशा अपराइट रहेगा, वो है एनर्जी। बाकी पिरामिड मोस्टली अपराइट होते हैं बट इन्वर्टेड हो सकते हैं। ऐसा क्यों है? एनसीईआरटी ने एक वर्ड यूज किया, पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का मतलब होता है जो सही हो बट गलत लगे, जो सही हो पर गलत लगे। ठीक है, ऐसा क्यों है? देखिए, फाइटोप्लैंक्टन्स का नंबर ज्यादा था, याद करिएगा, फाइटोप्लैंक्टन्स का नंबर ज्यादा था। तो मैं रीजन लिख रहा हूं, नंबर ऑफ फाइटोप्लैंक्टन इज मोर। फाइटोप्लैंक्टन का नंबर ज्यादा है, नंबर ज्यादा है, ठीक, और इनका जो जनरेशन टाइम है वो शॉर्ट है। और देखिए, ध्यान से समझिएगा, अरे सेलेक्ट नहीं हुआ, देखिएगा, ध्यान समझिएगा, नंबर ऑफ फाइटोप्लैंक्टन इज मोर, जनरेशन टाइम शॉर्ट, जनरेशन टाइम शॉर्ट, और इनका जो लाइफ स्पैन है वो भी क्या है? शॉर्ट है। ध्यान से समझिएगा, रीजन समझिएगा, फाइटोप्लैंक्टन का नंबर ज्यादा है, फाइटोप्लैंक्टन का नंबर ज्यादा है क्योंकि इनका जनरेशन टाइम शॉर्ट है। जनरेशन टाइम शॉर्ट है मतलब क्या हुआ? मतलब ये मल्टीप्लाई करेंगे फास्ट, मल्टीप्लाई करेंगे फास्ट, जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करेंगे, जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर ये फास्ट मल्टीप्लाई करेंगे, अगर ये फास्ट मल्टीप्लाई करेंगे, अगर ये फास्ट मल्टीप्लाई करेंगे, फास्ट मल्टीप्लाई मीन्स, फास्ट मल्टीप्लाई मीन्स, फास्ट मल्टीप्लाई मीन्स मैनी पॉपुलेशन और नंबर ऑफ फाइटोप्लैंक्टन प्रोड्यूस। ध्यान से समझना,
फाइटोप्लैंक्टन्स का नंबर ज्यादा है क्योंकि इनका जनरेशन टाइम शॉर्ट है, मतलब इनका जो मल्टीप्लिकेशन रेट है वो फास्ट है। मतलब फाइटोप्लैंक्टन जल्दी जल्दी आपके अपने नंबर को बढ़ाएंगे, फाइटोप्लैंक्टन जल्दी जल्दी अपने नंबर को बढ़ाएंगे, बाइनरी फिजन करेंगे, ठीक है, डायएटम में बाइनरी फिजन करता है, फाइटोप्लैंक्टन जल्दी जल्दी अपने नंबर को बढ़ाएंगे, तो जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करेंगे, जल्दी जल्दी अपने नंबर को बढ़ाएंगे, तो फाइटोप्लैंक्टन की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ेगी। सो मोर नंबर ऑफ phytoplanktons consumed by zooplankton, so its biomass increases। ये है रीजन। फिर से सुनना, फाइटोप्लैंक्टन्स के नंबर ज्यादा हैं, बट नंबर ज्यादा है, लाइफ स्पैन शॉर्ट है, लेकिन नंबर ज्यादा है, जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करेगा क्योंकि जनरेशन टाइम शॉर्ट है, जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करेगा तो बहुत सारे नंबर प्रोड्यूस होंगे फाइटोप्लैंक्टन्स के, बहुत सारे नंबर ऑफ फाइटोप्लैंक्टन कंज्यूम बाय जूप्लैंक्टन्स, बहुत सारे नंबर ऑफ फाइटोप्लैंक्टन कंज्यूम बाय जूप्लैंक्टन्स, मैनी पॉपुलेशन ऑफ फाइटोप्लैंक्टन्स कंज्यूम बाय अ सिंगल जूप्लैंक्टन, सो द बायोमास ऑफ जूप्लैंक्टन इज इंक्रीज। समझ में आया तो यस लिख दे यार, बैंड बज गई है, लिख दे, समझ में आया तो लिख दे, यस लिख दे, समझ में आया तो यस लिख, समझ में आया तो यस लिख। स्पैमर आ गए आजा बेटा स्पैमर, आजा 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 आजा। तो बायोमास क्या हुआ, जू प्लैंक्टन का बायोमास क्या हुआ, कंज्यूम बाय जू प्लैंक्टन, सो इट्स बायोमास इंक्रीजेस। ये जू प्लैंक्टन से लिखा है, जू प्लैंक्टन का बायोमास इंक्रीज हो गया क्योंकि भैया बहुत सारे फाइटोप्लैंक्टन्स को किसने खाया, जू प्लैंक्टन्स ने खाया, बहुत सारे फाइटोप्लैंक्टन्स को जू प्लैंक्टन्स ने खाया, तो जू प्लैंक्टन्स का बायोमास इंक्रीज हो गया। सिमिलरली जू प्लैंक्टन्स का मल्टीप्लीकेशन रेट छोटी मछली से ज्यादा है। अब यहां पर भी ऐसे ही होगा, जू प्लैंक्टन का मल्टीप्लीकेशन रेट फास्ट है, ठीक है, जू प्लैंक्टन का मल्टीप्लीकेशन रेट फास्ट है, तो बहुत सारे जू प्लैंक्टन्स को छोटी मछली खाएगी, उसके बाद बहुत सारी छोटी मछलियों को बड़ी मछलियां खाएंगी, सेम इसी सीक्वेंस में चलेगा। इसलिए जो बायोमास आपका आएगा वो बायोमास आपका इन्वर्टेड आएगा। तो लिख लीजिए, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, स्मॉल फिश का लाइफ स्पैन जू प्लैंक्टन से ज्यादा है, ठीक है, जू प्लैंक्टन का मल्टीप्लीकेशन रेट जो है आपका वो स्मॉल फिश से ज्यादा है, तो जू प्लैंक्टन बहुत जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करेंगे एज कंपेयर टू स्मॉल फिश। बहुत सारे जू प्लैंक्टन कंज्यूम बाय, बहुत सारे जू प्लैंक्टन कंज्यूम बाय सिंगल फिश, तो आपका स्मॉल फिश का बायोमास बढ़ जाएगा। जैसे फाइटो और जू में हुआ, अब वैसे जू और स्मॉल फिश में आपका होगा। तो ये आपने लिख लिया। अब लास्ट 2 मिनट, क्लास के लास्ट 2 मिनट हैं, 5:38 तो वैसे हो गए, लास्ट 2 मिनट हैं, लिख लो भाई जल्दी से, बस मुझे इसके लिमिटेशन बताने हैं, है ना, लिख लो भाई। चैप्टर खत्म हो रहा है, इतना रुक गए, 5 मिनट और रुक जाओ, क्वालिटी से खत्म होगा। जब मैं अच्छे से पढ़ा रहा हूं पूरा आराम से, मैं टाइम नहीं देख रहा, तो आप भी मत देखो, 2 मिनट और रुक जाओ। देता हूं, अभी देता हूं, एड्रेस भी देता हूं। लिख लिया, लिख लिया। अब देखो लास्ट, लिमिटेशन, लिमिटेशन ऑफ पिरामिड। एक चीज आप याद रखिएगा, जब आप पिरामिड बनाएंगे
जब आप पिरामिड बनाएंगे तो अब आप देखिए, मान लीजिए प्रोड्यूसर में वहां आपके ब्रायोफाइट है, टेरिडोफाइट है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रोड्यूसर में सिर्फ ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट को लेंगे, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म को नहीं लेंगे, नहीं। आप ऑल ऑर्गेनिज्म ऑफ पर्टिकुलर ट्रॉपिक लेवल। अब ये नहीं है कि आप प्रोड्यूसर में सिर्फ ब्रायोफाइट लेंगे या टेरिडोफाइट लेंगे, नहीं, आप सारे प्लांट्स लेंगे। ऑल ऑर्गेनिज्म ऑफ पर्टिकुलर ट्रॉपिक लेवल will be consider for पिरामिड। आप ऐसा नहीं है कि कुछ ही ऑर्गेनिज्म लोगे, नहीं, उस ट्रॉपिक लेवल के सारे आप ऑर्गेनिज्म आप वहां पर लोगे। अब आप देखिएगा, अब मैंने आपसे बोला लिमिटेशन ऑफ पिरामिड। तो आप देखिए, अगर मैं पिरामिड की बात करता हूं तो पिरामिड कंसीडर ओनली सिंपल फूड चेन, ये सिर्फ सिंपल फूड चेन को कंसीडर करते हैं। इकोलॉजिकल सक्सेशन नहीं है भाई, वो डिलीट हो गया है। तो कंसीडर ओनली सिंपल फूड चेन, पिरामिड सिंपल फूड चेन को कंसीडर करते हैं। डू नॉट कंसीडर फूड वेब। दूसरा, जैसे आपने देखा था कि आपका जो स्पैरो था वो आपका क्या खा रही थी, वो आपके सीड भी खा सकती है और वो आपके इंसेक्ट भी खा सकती है। इसका मतलब स्पैरो किसकी तरह हो सकती है? स्पैरो इंसेक्ट खाएगी तो वो कार्निवोरस होगी, अगर वो सीड खाएगी तो वो हर्बीवोरस होगी। तो इसका मतलब स्पैरो के दो डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल हो गए। स्पैरो के टू डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल, स्पैरो के दो डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल आपके हो गए। तो पिरामिड ऐसे लोगों को कंसीडर नहीं करता। पिरामिड डू नॉट कंसीडर ऑर्गेनिज्म which belongs to two different ट्रॉपिक लेवल। ये ऐसे ऑर्गेनिज्म को कंसीडर नहीं करता जो दो डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल पर हैं। तो ये भी इसका लिमिटेशन हो गया। और आखिरी पॉइंट, नो प्लेस फॉर डिकम्पोजर, चैप्टर हो गया खत्म। मजा आया तो दिल बना दो भाई, जान निकल गई। मजा आया तो दिल बना दो। मेरा मकान नंबर है 72/6, आकृति विहार, लेन नंबर 12, टर्नर रोड, क्लेमेंट टाउन, देहरादून। देखो एड्रेस ही बता दिया, ठीक है। तो भाई जल्दी से दिल बना दो फटाफट। खत्म हो गया लेक्चर, चैप्टर खत्म हो गया, क्वालिटी के साथ रिवीजन भी करवाया, 2 बार पढ़ाया। जो पॉइंट पहले क्लियर नहीं हुए थे वो पॉइंट भी क्लियर कर दिए, प्रॉपर नोट्स भी दे दिए। अब मैं थक गया हूं। एक कमेंट जरूर कर देना ऐप में, बता देना लेक्चर कैसा लगा। ठीक है भाई, थैंक यू। थर्सडे को मिलेंगे, कल टाइम टेबल भिजवा दूंगा। थर्सडे और फ्राइडे में हम लोग बायोडायवर्सिटी खत्म कर लेंगे। थैंक यू।